सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के जो भी विजन का टेस्ट है उस पर। वो है हमारा 13th टेस्ट, जो कि हमारा होने जा रहा है हिस्ट्री का टेस्ट। ठीक है, पहले वाला हमारा एंशियंट का था, जो भी एंशियंट और मेडिवल के क्वेश्चन थे, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे। इसमें जो है हमारे वो है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना अगर हो सके तो, मतलब अगर आप कर सकते हो तो। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले में भी बताया था, रिवाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। रिवाइज में हम क्या करेंगे, बेसिक बुक्स को क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। इसमें जो होंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे हमारे। तो हम रिवाइज सीरीज के थ्रू अपने जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारी ये नई सीरीज चल रही है, आप ऐप पे जाके उसको चेक कर सकते हो। और सबसे पहले जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो हमारी हुई है ज्योग्राफी की सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट हुई है ज्योग्राफी की सीरीज, उसके 2 लेक्चर्स हमारे अपलोड भी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जिसको भी वहां पे ज्वाइन करना है तो आप ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऐप को ओपन करोगे, लॉग इन करोगे, तो वहां के आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जिसको करना है वहां पे कर सकते हैं ज्वाइन। सबसे पहले, स्लेवरी इन इंडिया वाज अबोलिश थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। बोल रहे हैं कि स्लेवरी जो थी इंडिया में वो एबोलिश हुई थी किस लेजिस्लेशन से? कौन सा लेजिस्लेशन आया था जिसमें स्लेवरी एबोलिश हुई थी? जल्दी बताओ भाई, कौन सा लेजिस्लेशन आया था जिससे जो हमारी स्लेवरी थी वो एबोलिश हुई थी? इसी को मतलब जो थे वो क्या बोला जाता है? इंडियन स्लेवरी एक्ट भी बोला जाता है। किसको? जल्दी बताओ, किसको बोला जाता है इंडियन स्लेवरी एक्ट? कौन से एक्ट को बोला जाता है? याद रखना, 1943 के एक्ट को बोला जाता है। इसको एक्ट 5 भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था 1843 में। ठीक है, इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था 1843 में, जिसमें स्लेवरी को बैन कर दिया गया था। इसको एक्ट 5 भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखने के लायक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्लेवरी कहाँ पे अबोलिश हुई थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में। देखो, देवबंद स्कूल हो गया, अलग अलग ब्रांचेस की अगर हम बात करें, क्या ये आर्मी क्यों लिख रही हूँ मैं, सॉरी, आर्य समाज। ठीक है, देवबंद स्कूल हो गया, आर्य समाज हो गया, सिंह सभा मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे एक जैसे मूवमेंट है। मतलब देखो, आर्य समाज भी क्या बोलता था? वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट क्या बोलता था उनको? कि भाई जो भी हमारे गुरुज ने जो बोला है हमें केवल उसी को फॉलो करना है, अदर प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है। सिंह सभा मूवमेंट भी वही था, सिखिज्म का था। ठीक है, सिखिज्म का था। ओरिजिनल सिखिज्म की तरफ वापस जाने के लिए सिंह सभा मूवमेंट था। आर्य समाज भी वही था, ओरिजिनल अपने वेदों की तरफ लौटने के लिए था। ऐसे ही देवबंद मूवमेंट भी था। ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसका एम था मोरल और रिलीजियस रिजनरेशन। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसका, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही उसका मेन एम था। सेकंड बोल रहे हैं, इट अपोज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, ये सर सैयद अहमद खान जो थे ना, सर सैयद अहमद खान, उसके अगेंस्ट थे ये। ठीक है, देवबंद मूवमेंट वाले, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट में थे। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने अपोज नहीं किया। ठीक है, इन्होंने अपोज नहीं किया कांग्रेस के फॉर्मेशन को, इन्होंने तो अप्रिशिएट किया, विच इज कंसिडर्ड टू बी मेजोरिटेरियन पार्टी। ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने मतलब क्या किया, इसको सपोर्ट किया। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि इन्होंने अपोज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने को। सर सैयद अहमद खान को ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें बतानी क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे कुछ कुछ चीजें किसके बारे में, देवबंद स्कूल के बारे में हमने देख ली कुछ कुछ चीजें। अब देवबंद स्कूल जो था वो स्टार्ट कब हुआ था? आप सभी को पता है, देवबंद स्कूल तो जो था वो स्टार्ट कब हुआ था? 1866 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? मतलब कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले तो दारुल उलूम। कहाँ पे? दारुल उलूम एक जगह है, ये कहाँ पे? देवबंद में जगह है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक जगह है। ठीक है, दारुल उलूम जगह पे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। ये जगह का नाम है दारुल उलूम, जगह पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1866 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? 2 मेंबर थे इसके, लास्ट लास्ट के नाम याद रख लो इसको। एक है नानोतवी, एक है गंगो गंगोही। ठीक है, तो ये नानोतवी और गंगोही, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। किसको? हमारे देवबंद मूवमेंट को। कब किया था? 1866 में स्टार्ट किया था, दारुल उलूम जगह पे किया था, यूपी में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे थे ये? इनका मेन एम क्या था? कि भाई प्योर जो टीचिंग्स है कुरान और हदीद की है, जो मुस्लिम्स की जो मतलब जो प्योर टीचिंग्स है कुरान और हदीद में जो लिख रखा है,
कुरान और हदीस में जो लिख रखा है हमें केवल उसी को मानना है, उनकी तरफ हमें जाना, उसको प्रोपेगेट करना, और दूसरा जो जिहाद की जो स्पिरिट है उसको अलाइव करना। मेन चीज तो ये थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज तो इसमें ये थी, मैंने बता दिया। अलीगढ़ मूवमेंट क्या बोल रहा था? अलीगढ़ मूवमेंट मॉडर्नाइज कर रहा था, ठीक है। ये जो सर सैयद अहमद खान ने था ना, तो अलीगढ़ मूवमेंट क्या कर रहा था? अलीगढ़ मूवमेंट क्या कर रहा था? मॉडर्नाइज कर रहा था। वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू मुस्लिम्स को मतलब सुपीरियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये क्या चाह रहे थे? मोरल और रिलीजियस रीजनरेशन चाह रहे थे, ठीक है। इनका मतलब वो जो था वो अलग था। पॉलिटिकल फ्रंट पे भी मैंने बता दिया दोनों अलग थे। इन्होंने कांग्रेस के बनने को वेलकम किया था, और दूसरी चीज इन्होंने मतलब जो सर सैयद अहमद खान थी उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अगेंस्ट फतवा भी जारी किया था। फतवा तो पता ही होगा, ठीक है। फतवा जारी किया था किसके अगेंस्ट? दो चीजों के अगेंस्ट। किस किस के अगेंस्ट? एक तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोले थे उन्होंने, उसके अगेंस्ट, और एक दूसरी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद आपको नाम भी पता होगा, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। जब मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, सॉरी इंडियन, ये यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन थी, ठीक है। यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी, इस किसके अगेंस्ट में? कांग्रेस के अगेंस्ट में। तो उसको भी इन्होंने मतलब इनके अगेंस्ट भी फतवा जारी किया था, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अगेंस्ट भी इन्होंने फतवा जारी किया था, ठीक है। एक इनसे मतलब एक इसी में मतलब सॉरी देवबंद मूवमेंट में ही एक फेमस पर्सन थे, सहीबली नुमानी। सहीबली नुमानी ये मतलब इसको मॉडर्नाइज करना चाहते कि देवबंद मूवमेंट में भी जो है इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड हो। आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी इसमें ऐड कर लो, यूरोपियन साइंसेस को भी इसमें ऐड कर लो, जो भी आप ये कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए उसने मतलब कुछ फाउंड भी किया, जैसे कि नद वताल उलामा। क्या फाउंड किया इन्होंने? नद वताल उलामा, ठीक है। तो नद वताल वताल उलामा किसने फाउंड किया था? इन्होंने, शहीबली नुमानी ने, ठीक है, शहीबली उमानी ने। और ये मतलब और दारुल उलूम लखनऊ में इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। तो बस यही मेन चीज थी इसके बारे में। और मेन चीज ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइट करके रहें, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था हमारा मेन किसके बारे में? देवबंद मूवमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलाहाबाद की ट्रीटी के बारे में। आप सभी को पता होगा इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुई थी? बक्सर के वॉर के बाद हुई थी, 1765 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले है शाह आलम टू वॉज टू पे 50 लाख टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। सुजाउद्दौला एग्रीड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू ब्रिटिशर्स। रॉबर्ट क्लाइव एनेक्स्ड अवध टू एक्सपेंड द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी ना, उसमें काफी सारी चीजें हुई थी। देखो सबसे पहले तो बक्सर के युद्ध के बाद जो मतलब जो वो थी, क्या नाम लेते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में हुई थी, ठीक है। किस किस मतलब पहली बात तो बक्सर के युद्ध में थे कौन कौन? आप सभी को पता है, इधर एक साइड तो थे ब्रिटिश, ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे? दूसरी साइड तीन मतलब वो थे, एक तो मुगल्स थे, ठीक है। मुगल्स का राजा कौन थे? लास्ट शाह आलम टू, ठीक है। उसके बाद एक अवध के नवाब थे जिनका नाम है शुजाउद्दौला, ठीक है। एक थे हमारे मीर कासिम। क्या थे? एक थे मीर कासिम। ये जो मीर कासिम थे, देखो मान लो कि ये बक्सर का युद्ध हो रहा है, ठीक है। बक्सर का युद्ध हो रहा है, ये वाली पार्टी हार गई, ये वाली पार्टी हार गई, मीर कासिम तो भाग गया, ठीक है। मीर कासिम तो भाग गया, ये तो भाग गया, ये तो मिला नहीं, ठीक है, ये तो भाग गया, ये इसको छोड़ो, ठीक है। फिर इन दोनों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, ठीक है। हार गए तब इन दोनों ने सरेंडर कर दिया, ये भाग गया, तो इसके साथ तो कोई ट्रीटी होगी नहीं, जो क्योंकि तो भाग चुका है। तो मीर कासिम के साथ तो कोई ट्रीटी नहीं हुई, ठीक है। फिर रह गए हमारे दो, एक तो मुगल जो थे एम्परर, और अवध के जो नवाब थे, वो अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। और मुगल के जो मतलब एम्परर थे वो थे शाह आलम टू, ठीक है। अब इनके साथ तीन तीन चीजें हुई हैं, मतलब तीन 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 मेन ट्रीटीज हुई हैं। मतलब देखो इलाहाबाद की ट्रीटी एक मुगल के साथ इन्होंने अलग की, शाह आलम टू के साथ अलग की, और इसने अवध के नवाब के साथ अलग की, ठीक है। अवध के नवाब के साथ इन्होंने अलग की। अब जो इन्होंने अवध के नवाब के साथ या सुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी की, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, ठीक है। अब सुजाउद्दौला के साथ जो इन्होंने ट्रीटी की, मैंने बोला ना इसमें तीन तीन चीजें इसमें मेन थी। तीन चीजें इसमें सबसे मेन क्या थी? सबसे पहले इसने बोला कि आप इलाहाबाद और कारा को, इलाहाबाद और कारा आपको किसको देना है? मुगल एम्परर शाह आलम टू को देना है। किसको देना है? आपको जो इलाहाबाद और कारा है हमें मत दो, आप किसको दो? शाह आलम टू को दो, ठीक है। समझ में आ गया? पहले इलाहाबाद और कारा आपको किसको देने हैं? शाह आलम टू को देने हैं। दूसरी चीज, आप
आप हो मेन कारण जिसके कारण ये युद्ध हुआ है, तो 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी के नाम पे हमें दो। 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी के नाम पे हमें दो। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आपके इस स्टेट में जितनी भी पोजेशन है ना, जितना भी आपका कुछ है, सारा एक जमींदार का नाम था बलवंत सिंह, उसके नाम पे दे दो। ठीक है, बलवंत सिंह को दे दो अपना सब कुछ। ठीक है, बलवंत सिंह। इलाहाबाद कारा शाह आलम टू को दे दो। और ये क्या नाम लेते हैं, बलवंत सिंह को, जो भी जमींदार थे बनारस के, उसको अपनी जो स्टेट है उसका पूरा पोजीशन दे दो। ठीक है, तो ये चीज बोली किसको, सुजाऊ दौला को। ठीक है, अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला, उनको तीन चीजें बोली, एक तो इलाहाबाद और कारा को शाह आलम टू को दे दो 50 लाख रुपए। आपका आपके कारण युद्ध हुआ है, इसके कारण आप इसका हर जाना भरोगे तो 50 लाख रुपीज दो। और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें अपनी सारी ये जो बनारस के जमींदार थे उनको दे दो बलवंत सिंह को। ठीक है, समझ में आ गया। अवध के नवाब के साथ तीन चीजें होगी। फिर आगे हमारे मुगल नवाब। ठीक है, मुगल एम्पर। ठीक है, शाह आलम, तो उसके साथ कितनी हुई, उसके साथ भी तीन चीजें हुई। तीन चीजें क्या हुई, सबसे पहले तो मुगल जो है एम्पर, उसको बोला गया कि सबसे पहले आप इलाहाबाद में रहो। जो आपको इलाहाबाद दिया है ना इसने, सुजाउद्दौला ने, आप दिल्ली छोड़ो और इलाहाबाद में रहो। ठीक है, फोर्सफुली उनको इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है, तो बिल्कुल इनको दिल्ली छोड़नी पड़ी और ये इलाहाबाद में रहे। तो इलाहाबाद में रहने को बोला गया, एक तो जबरदस्ती। दूसरी चीज इन्होंने मतलब क्या नाम, शाह आलम टू ने, मतलब इनको बोला गया कि भाई एक काम करो, आपको 26 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, 26 लाख रुपए एनुअली देने। तो इसने बोला भाई वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप एक काम करो, जो भी दीवानी राइट्स हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो ले लो। ठीक है, तो इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए, किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जो इन्होंने वो दे दिए। कौन से राइट्स, दीवानी राइट्स दे दिए। वहां पे टैक्स कलेक्ट करने के राइट दे दिए, किसने, शाह आलम टू ने, इस ट्रीटी में। ठीक है, तो इलाहाबाद में रहने लग गए और अपने दीवानी राइट्स दे दिए वहां के, क्योंकि भाई हर साल 26 लाख रुपए थोड़ी ना दे सकते, तो उस टाइम के 26 लाख, देखो सोचो कितने होते होंगे। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने बोला, तीन, फिर अंग्रेजों ने बोला कि अच्छा तुमने मेरे को यहाँ पे दीवानी राइट्स दे दिए, लेकिन वहां पे खर्चा भी तो होगा, वहां पे मेरे को मिलिट्री रखनी पड़ेगी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे। ठीक है, पुलिस का खर्चा होगा, तो ये सारी चीजें होंगी, उसके लिए भी हमें चाहिए, उसके लिए हमें 53 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है, तो 53 लाख आपको और देने पड़ेंगे, हम ये थोड़ी ना फ्री में चलाएंगे, वहां पे और भी तो चीजें होंगी। दीवानी राइट्स दे दी, लेकिन अदर खर्चा कौन करेगा, तो 53 लाख रुपए और दो हमें। तो ये तीन चीजें उनसे मांगी। ठीक है, तो मुगल एम्पर से क्या क्या, मुगल एम्पर को क्या बोला गया, इलाहाबाद में फोर्सफुली रहो, उनसे दीवानी राइट्स ले लिए गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और तीसरी चीज 53 लाख रुपीज लिए गए। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, निजामत फंक्शंस के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तीन चीजें इसके साथ हुई, तीन चीजें इनके साथ हुई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अभी आप क्वेश्चन पढ़ो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 बोले कि शाह आलम टू, जो मुगल एम्पर थे, उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे एज वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी मतलब वॉर का कारण किसको माना गया था, अवध के नवाब को, सुजाऊ दौला को। तो 50 लाख रुपए किसको देने थे, सुजाऊ दौला को, ना कि किसको, शाह आलम टू को नहीं। ये किसको देने थे, सुजाऊ दौला को। ठीक है, अभी मैंने बोला। ठीक है, सुजाऊ उद्दौला को देने थे। ठीक है, दूसरी चीज, सुजाउद्दौला एग्रीड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू ब्रिटिशर्स। अभी बोला सुजाउद्दौला एग्रीड हो गया सरेंडर करने के लिए इलाहाबाद और कारा, लेकिन वो किसको, शाह आलम टू को। शाह आलम टू को क्यों, ब्रिटिशर्स कुछ यहाँ नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो इधर वाले एरिया में रूल कर रहे थे, इधर वाले एरिया को वो बफर स्टेट रखना चाहते थे। बफर स्टेट यहाँ से अफगान ताकि अटैक ना कर सके, और नीचे से जो है मराठा अटैक ना कर सके, तो इसको एज अ बफर स्टेट रखना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए वो कोई भी चीज ले नहीं रहे थे, वो उसको बोले थे कि आप मुगल एम्पायर को दे दो, ये दे दो, हमें पैसे दे दो। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है कि भाई ये ब्रिटिशर्स को दिया था, नहीं, शाह आलम टू को इन्होंने दिया था। थर्ड बोले रॉबर्ट क्लाइव एनेक्स्ड अवध टू एक्सपेंड द एम्पायर। देखो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने एनेक्स नहीं किया। अभी कहीं पे बात आई कि इन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया, बिल्कुल भी एनेक्स नहीं किया इन्होंने। एम्पायर को एक्सपेंड नहीं किया, इनको अवध को एज अ बफर स्टेट बना दिया, ताकि भाई फ्यूचर में इन पे कोई अटैक ना हो सके, अटैक हो तो पहले जो है उस एरिया पे अटैक हो। ठीक है, और मीर कासिम का तो मैंने बता दिया था, वो तो भाग गया था वहां से, तो ये क्वेश्चन हो जाता हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारा किसके बारे में, दी जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट लॉर्ड कैनिंग गवर्नमेंट कोज्ड रिसेंटमेंट अमंग सिपाही रिक्रूट्स टू दी बंगाल आर्मी। तो जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट में क्या था, जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट था एक, और एक आया था, एक मिनट, जर्नल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट रिमूव द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टल सर्विस इंजॉयड बाय द इंडियन सिपाहीज। ठीक है, और इंडियन सिपाहीज, देखो जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट जो लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे, उसमें ये बोला गया था कि भाई उससे रिसेंटमेंट हो गई थी, मतलब गुस्सा हो गए थे जो सिपाही थे, रिक्रूट थे बंगाल आर्मी, क्यों हो गए थे, क्योंकि इसमें बोला गया कि भाई अब से जो भी आर्मी में सेलेक्ट होगा उसको समुंदर पार जाना पड़ेगा सर्विस देने के लिए।
ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सी को क्रॉस करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है पहले क्या था, सी क्रॉस करने को माना जाता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हिंदू सोचते थे कि अगर हमने सी को क्रॉस कर लिया, हमने किसी समुद्र को लांग दिया, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बंगाल आर्मी में जो सिपाहीज थे उनका रिसाइनमेंट हो जाता है, वो नहीं जाना चाहते थे, तो ये आया था जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल उससे रिसाइनमेंट तो हो गया था। सेकंड बोल रहे हैं जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट रिमूव द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टल सर्विस। देखो जो फ्री पोस्टल सर्विस की जो चीज बोल रहे हैं ना, इसके लिए एक अलग, आप सभी को पता है, एक अलग एक्ट पास हुआ था, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। कौन सा एक्ट पास हुआ था? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट उस टाइम पे पास हुआ था। और इस एक्ट में क्या, पहले क्या था ना, पोस्टल सर्विसेज जितने भी मतलब आर्मी में काम करते थे उन सभी के लिए पोस्टल सर्विस फ्री थी। लेकिन बाद में क्या किया, ये पोस्टल सर्विस जो फ्री वाली थी वो हटा दी गई। अब पोस्ट उनके लिए भी फ्री नहीं थी सिपाहीज के लिए। तो ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में नहीं था, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में रिमूव की थी उनकी प्रिविलेज। जो भी फ्री पोस्टल सर्विस एंजॉय करते थे इंडियन सिपाहीज, तो उनकी वो फ्री पोस्टल सर्विस विड्रॉन कर दी थी। वो किस एक्ट में की थी? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ये कब आया था? 1854 में। अगर आ भी जाए तो भाई 1854 में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में आया था। और जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट भी कब आया था? ये भी 1854 में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 1854 में आए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यही चीज थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि भाई ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग था। एक्ट गलत दे रखा है, वैसे ठीक दे रखा है कि भाई इसकी प्रिविलेज जो थी वो हो गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऐसा केवल एक ही मतलब ऑप्शन में होता है जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, वो है सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है लॉर्ड कर्जन के बारे में कि कौन से इवेंट्स हुए थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले कौन से हुए थे? ठीक है, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑफ रेले कमीशन। रेले कमीशन का जो सेटअप हुआ था ताकि यूनिवर्सिटीज की जो भी कंडीशन है उसको इंक्वायर किया जा सके। तो आप सभी को पता है 1902 में जो था रेले कमीशन बैठा था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सिटीज की कंडीशन को देखने के लिए बैठा था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं यंग हैंड्स मिशन टू तिब्बत टू चेक ऑन इंक्रीजिंग रशियन इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, तिब्बत पे जो रशियन का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, तो यंग हैंड्स मिशन इन्होंने भेजा था। ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। थर्ड बोल रहे हैं सेटिंग अप ऑफ दुरंड कमीशन टू डिफाइन द दुरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। देखो दुरंड लाइन को जो सेटअप किया गया था ना इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, वो काफी पहले किया गया था, 1893 के आसपास किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 के आसपास किया गया था। और उस टाइम पे जो यहाँ के मतलब इंडिया के वॉइस रहे थे वो थे लैंड्स ओने, लॉर्ड लैंड्स ओने। ठीक है, लॉर्ड लैंड्स ओने। ठीक है, लैंड्स ओने थे, ना कि ये थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो वॉइस रहे थे वो थे लैंड्स ओने। ये कब से कब तक वॉइस रहे थे? ये 1888 से 94 तक वॉइस रहे थे। ठीक है, और ये क्या नाम लेते, कर्जन कब से कब तक थे? आप सभी को पता होगा ये कब से कब तक थे? 1899 से 1905 तक थे। ठीक है, 1905 तक थे। इससे पहले कौन थे? लॉर्ड, आप सभी को पता होगा, लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, इससे पहले कौन थे? पहले देखो जिस टाइम पे दुरंड लाइन बनी 1893 में, उस टाइम पे थे लैंड्स ओने। ठीक है, 1899 में हमारे कर्जन बने, 1905 तक रहे। उसके पहले कौन थे? लॉर्ड इल्गिन। ठीक है, तो लॉर्ड इल्गिन को हटा के कौन बने? लॉर्ड कर्जन बने। 1899 में हमारे वॉइस रॉय बने, 1905 तक रहे। रेले कमीशन इन्होंने बिठाया, बिल्कुल सही है। यंग हैंड मिशन इन्होंने कहाँ पे भेजा? बिल्कुल वहां पे भेजा, तिब्बत में भेजा इन्होंने यंग हैंड मिशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी हमारी। और थर्ड बोल रहे हैं दुरंड, नहीं दुरंड लाइन को सेटअप बाद पहले किया गया था और बहुत पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट दिख रही है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। और एक और चीज याद रखना, जो लॉर्ड कर्जन थे ये यंगेस्ट वॉइसरॉय बने थे इंडिया के 39 ईयर्स की एज में। 39 ईयर्स की एज में ये यंगेस्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के। तो ध्यान रखना, कई बार आ जाए कि यंगेस्ट वॉइसरॉय कौन था इंडिया का, तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, काफी वो है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा यहीं पे एक आपने सुना होगा एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास हुआ था। एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास हुआ था 1904 में। ठीक है, एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था 1904 में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी एक कमीशन बैठा था जिसका नाम था रॉबर्टसन कमीशन। ठीक है, 1901 में रॉबर्टसन कमीशन भी बैठा था, रॉबर्टसन कमीशन। ठीक है, रॉबर्टसन कमीशन किसके लिए था? तो ध्यान रखना, रॉबर्टसन की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमीशन बैठा था, ये थी रेलवे की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बिठाया था। ठीक है, तो रेलवे के लिए कमीशन बैठा था रॉबर्टसन कमीशन, ये भी एक्ट इस टाइम पे पास हुआ था। इसके अलावा और क्या हुआ था? मैंने, हाँ,
शायद मैं पॉलिटिका टेस्ट करवाई थी, तब मैंने बताया था पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इसी टाइम पे बनी थी, 1904 में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रेडिट, सॉरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट इस टाइम पे आया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब आया था? ये आया था कब? 1904 में, ये भी इसी टाइम पे बना था, सबसे पहले मैंने बताया था। उसके अलावा पंजाब लैंड एलिगेनेशन एक्ट कब आया था? पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब आया था? पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब आया था? ये 1900 में आया था, इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इन्होंने किया था, ठीक है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इन्होंने किया था। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, मतलब उसके बाद आई थी, मतलब पार्टीशन हो गया उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनती है, स्वदेशी मूवमेंट में बनती है, मतलब उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जो उनके टाइम पे और भी हुई थी। तो तीन चार चीजें ध्यान रखना है, कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और तो सारे मतलब है ही नहीं कुछ, तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट हमारा जीआई प्रोडक्ट और स्टेट के बारे में कि किस स्टेट से है। पहले है मट्टी बनाना, दूसरा बोले हैं मुक्का भुजी राइस, और तीसरा बोले हैं मन कुरद मैंगो। तो याद रखना है ये जो मन कुरद मैंगो है ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के नहीं है, ये कहाँ के? गोवा के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन कुरद मैंगो कहाँ के हैं? गोवा के हैं। मुखा भुज्जी राइस ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखा भुज्जी राइस याद रखना है, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। तीसरे बोले मट्टी बनाना, मट्टी बनाना कहाँ के? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के? केरला के नहीं है, ये कहाँ के? तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं ये बनाना? तमिलनाडु के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना करेक्टली मैच्ड पेयर, तो केवल एक करेक्टली मैच्ड पेयर है, दो हमारे जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो दो चीजों को तमिलनाडु की और भी मतलब जीआई टैग मिला है, कौन कौन सी हैं वो? एक है जदेरी नामाकट्टी, क्या है? जदेरी नामाकट्टी, ठीक है। ये कहाँ की है? ये भी तमिलनाडु की है, जिसको क्या मिला है? मट्टी कट्टी, ठीक है। ये कहाँ की है? तमिलनाडु के हैं, जिनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये कन्याकुमारी से है, ठीक है। ये कहाँ से है? कन्याकुमारी से है। दूसरी चीज है मट्टी बनाना, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा चेदी बुट्टा साड़ी, कौन सी? चेदी बुट्टा साड़ी, ठीक है। चेदी बुट्टा साड़ी कहाँ की को जीआई टैग मिला, को काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये दो और चीजें जो तमिलनाडु के जिनको जीआई टैग मिला, ध्यान रखना। चेन्नई से ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक आपने सुना होगा मिर्चा राइस, चिल्ली राइस, चिल्ली राइस या मर्चा राइस, ये कहाँ का है? जल्दी बताना, मर्चा राइस कहाँ का जीआई टैग मिला है? जल्दी बताओ। मर्चा राइस कहाँ से है? बिहार से, ठीक है। जो बिहार से है वही पता होना चाहिए था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भाई बहुत बार करवा चुकी हूँ, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज देखी होगी उसमें तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से करवाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। सबसे पहले इट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव डिमार्केशन बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बोल रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव डिमार्केशन क्रिएट करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड बोल रहे हैं कि इट गेव वाइसराय द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आप सभी को पता है 1861 के एक्ट में एक तो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर, और एक क्या नाम लेते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम ये यहीं पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है सेकंड की, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डिनेंस तो यहीं पे स्टार्ट हुई थी। थर्ड बोले इट सिंप्लीफाइड द जॉब ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय क्रिएटिंग अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हिम। थर्ड बोल रहे हैं इट रिजेक्टेड द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। उसने बोले रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, लेजिस्लेटिव नहीं, उन्होंने तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे क्या हुआ था? लेजिस्लेटिव जो क्या नाम लेते हैं डिवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया गया था, तो रिजेक्ट तो नहीं किया था, ठीक है। और भाई और क्या क्या चीजें हैं? इसने बोला कि 15 मेंबर काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहीं पे आए थे, आप सभी को पता है 1858 के एक्ट में आपने पढ़ी होंगी। 1858 का जो गुड गवर्नेंस एक्ट था उसमें मतलब 15 मेंबर काउंसिल बनी थी सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, तो ना कि ये इस एक्ट में बनी थी, इस एक्ट में नहीं बनी थी, ठीक है, पहले ही बन चुकी थी। फिर है बोल रहे हैं कि इट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव डिमार्केशन। देखो इन्होंने लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन तो किया था, लेकिन ऐसा डिमार्केशन नहीं किया था कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको ही करना है, तो कोई लेजिस्लेटिव डिमार्केशन नहीं था, ये चीज गलत है, ठीक है। लेजिस्लेटिव डिमार्केशन नहीं था यहाँ पे, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन जरूर किया था, बहुत सारी जगह पे लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी। आप सभी को पता है लेजिस्लेटिव पावर्स कई जगह पे दी गई थी, जैसे कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, मेन चीज सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी पहले, वो यहाँ पे रिवर्ट बैक हो गई थी, ये आप सभी को पता है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यहाँ पे वो हो गई थी, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है किसको दी गई थी? आप सभी को तब बॉम्बे को, मद्रास
गुजरात को भी लेजिस्लेटिव पावर देगी थी, बाद में कुछ और प्रोविंसेस को भी देगी थी, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा। कौन सी थी, एक तो थी हमारी बंगाल, एक थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और एक थी हमारी पंजाब। ठीक है, बाद में इनमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, जैसे कि बंगाल है यहाँ पे 1962 में, 1862 में मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वो बनी थी। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ पे 1886 में बनी थी, और क्या नाम लेते हैं पंजाब है 1897 में यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन तो हो रहा था, लेकिन उसका कोई डिमार्केशन नहीं था कि भाई इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको बनाना है। ठीक है, मतलब क्योंकि सेंटर का मतलब हर एक चीज में वो तो था ही, क्या बोलते हैं उसको, हाथ थे इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारी कि बिल्कुल वहीं पे हुआ था। और मैंने बता दिया पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वैसे 1859 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आया था। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम ही आज की जो कैबिनेट सिस्टम है उसका प्रिकर्सर है। ठीक है, पहले क्या पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये इसी से कैबिनेट सिस्टम बना है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे, तो ध्यान रखना। यहीं पे 3 नॉन जो इंडियंस थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह भी यहाँ पे मतलब ऐड हुए थे। आप सभी को पता है ना, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह यहाँ पे ऐड हुए थे। कौन थे, राजा महाराजा राव, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे, एक तो थे राजा, एक थे महाराजा और एक थे राव, सर दिनकर राव। राव कौन थे, सर दिनकर राव। महाराजा कौन थे, महाराजा ऑफ पटियाला, और राजा कौन थे, राजा ऑफ बनारस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ कुछ कौन कौन क्या क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमें बताना है पाबना एग्रेरियन लीग के बारे में। पाबना एग्रेरियन लीग सबसे पहले हैं, दीज वर सेटअप बाय ब्रिटिश टू प्रिवेंट दी पीजेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स अंडर एक्ट 10 जो था वो 1859 का था, उसके अंडर पाने के लिए जो दीज वर सेटअप बाय ब्रिटिशर्स टू प्रिवेंट दी पीजेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स। तो आप सभी को पता है कि भाई ये ब्रिटिशर्स ने क्यों सेटअप की थी, मतलब पीजेंट्स ने सेटअप की थी ना। देखो मेन चीज क्या थी, 1859 के एक्ट में ये बोल दिया गया, 1859 के एक्ट में ये बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया 1859 के एक्ट में कि भाई पीजेंट्स कुछ भी करें, मतलब मान लो कि कोई एक्स अमाउंट ऑफ एक्स मतलब जगह को बो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन वो आपसे मान लो कि किसी जमींदार से उसने लोन वगैरह लिया है, बेशक से वो लोन को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन आप उसकी लैंड को नहीं ले सकते। ठीक है, आप उसकी लैंड को नहीं ले सकते। ये एक्ट आया था, एक्ट 19 ऑफ 1859। ठीक है, एक्ट 10 ऑफ 1859। ठीक है, ये एक्ट आया था कि भाई आप उसकी लैंड को खाली नहीं करवा सकते, बेशक से वो लोन दे पाए नहीं दे पाए, अगले साल दे देगा। ठीक है, तो जमींदार ने क्या तरीका ढूंढा, जमींदार ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा कर देंगे इन पीजेंट्स के साथ कि वो अपने आप ही हमारे नाम लिखवा दें, मतलब उनको इतना टॉर्चर कर देंगे पीजेंट्स को कि वो खुद ही अपना मतलब जो जमीन है उसके जो कागज है वो हमें दे देंगे। ठीक है, वैसा कुछ जमींदार ने करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा रेंट बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा उनपे इंटरेस्ट बढ़ा दिया। फिर मान लो कि किसान को इतना ज्यादा हो गया कि उस जमीन के रेट के इक्वल हो जाए, तो फिर वो बोलेंगे कि एक काम करो तुम ये लैंड हमें ही दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, तो जमींदार तो फिर क्या हुआ, मतलब मेन चीज क्या हुई, जो बहुत ज्यादा जमींदार परेशान करने लगे, तो जो पाबना के जो पीजेंट्स थे वो एक साथ इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर दे रखी है ना, तो हम एक काम करते हैं इनके अगेंस्ट केस लड़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लीगली ये सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल एक्शन लिया पाबना के जो भी पीजेंट्स थे उन्होंने। तो ये ब्रिटिशर्स ने सेटअप नहीं की थी पहली चीज, तो लीग मतलब जमींदार के अगेंस्ट सेटअप हुई थी, एजेंट्स ने सेटअप की थी। ठीक है, ध्यान रखना, तो जमींदार के अगेंस्ट हुई थी। सेकंड बोले दी मेथड अडप्टेड बाय लीग वाज टू फाइट केसेस इन कोर्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेंसी राइट। बिल्कुल, और इन्होंने लीगली मतलब अपने केसेस को लड़ा, पाबना के जो मेन थे उन्होंने, बहुत ही कम वायलेंस हुआ या ना के बराबर वायलेंस, और उसके बाद इनकी मतलब बात मान भी ली गई। आप सभी को तो बंगाल टीनेंसी एक्ट पास हुआ था 1885 में। ठीक है, तो यही जमींदार के ऑपरेशन को रोकने के लिए हुआ था, बंगाल टेंडेंसी एक्ट पास हुआ था, इनके सपोर्ट में वो चीज पास हुआ था, ताकि जो वहाँ के मतलब जो पीजेंट्स हैं उनको ज्यादा परेशान ना किया जाए। ठीक है, तो एक्ट भी पास हो गया था। तो ध्यान रखना, पाबना एग्रेरियन जो लीग है वो कब बनी थी और कैसे बनी थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कब के एक्ट और कब कब के ये थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें क्या बतानी थी, करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारी बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ही सोट
salvation through traditional ways of renunciation, meditation, and bhakti. He recognized the fundamental oneness of our religion. He influenced the understanding of Keshav Chandra Sen, who in turn inculcated some of the ideas into Brahmoism. तो आप सभी को पता है भाई रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सारी चीजें पता होंगी, तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे हैं हमें बिल्कुल, कि इन्होंने साल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रेनंसिएशन, मेडिटेशन और भक्ति के थ्रू किया। इन्होंने फंडामेंटल वननेस बताई ऑल रीजन की। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि भाई सारे रिलीजन एक ही है, सब एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, कि मतलब सभी मतलब गॉड की तरफ ही जा रहे हैं, गॉड एक ही है, तरीके अलग अलग सबके, ये इन्होंने बोला था। बिल्कुल केशव चंद्र सेन की अंडरस्टैंडिंग को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, जो बाद में केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज में अपने आइडियाज को मतलब इन्हीं आइडियाज से मतलब वहां पे भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, बिल्कुल किया था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट तो दिख रही होगी, केवल सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के बाद इनके एक डिसिपल आए स्वामी विवेकानंद, आप सभी को पता है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया। कब एस्टेब्लिश किया? 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था वो फाउंड किया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेलूर। बेलूर कहाँ पे है? कोलकाता में, इंडिया में। ठीक है, बेलूर कहाँ पे है? कोलकाता, इंडिया में। उन्होंने मतलब क्या रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद ने ये फाउंड किया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? परमहंस कब से कब तक थे? 1836 में तो इनका जन्म हुआ था, और ये कब से थे? 86 तक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 तक थे ये। 1897 में रामकृष्ण मिशन फाउंड हुआ था, तो ध्यान रखना। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो जाता है, सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कुछ कई स्टेटमेंट्स के बारे में। बोले जीनोमिक्स क्या होती है और मेटा जीनोमिक्स क्या होती है। सबसे पहले जीनोमिक्स बोल रहे हैं एक्सप्लोर द कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओनली। तो आप सभी को पता है बिल्कुल भी, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की जब हम कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? जीनोमिक्स। और दूसरे बोले मेटा जीनोमिक्स क्या होती है, जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को एक्सप्लोर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। तो सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। कौन सी इसको डिस्क्राइब किया गया? देखो, जो मैंने पहले इससे का टेस्ट करवाया था ना, उसमें ये करवा दिया, और अब मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी मेरे ख्याल से याद करने की। ये जो इंडिया लीग, ये वो कहाँ आती है? ये आप सभी को पता है, कांग्रेस से बनने की पहले की ऑर्गेनाइजेशन है। और कांग्रेस से पहले की ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई थी, याद करने की ट्रिक। ठीक है, अब ये बताना सारे, जब बताना कि ये क्या क्या है, किसने इसको बनाया है, क्या है। ठीक है, अभी जिसके बारे में बात चली, अब मैं इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करवाऊंगी, मैंने एक दिन में करवा दिया इसको। इट सुपरसीडेड द इंडियन लीग फाउंडेड बाय शिशिर कुमार। बोले हैं कि सबसे पहले ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सुपरसीड किया इंडियन लीग। इंडियन लीग के बाद बनी जो शिशिर घोष ने तो इंडियन लीग बनाई थी, उसके बाद ये बनती है। सेकंड बोल रहे हैं, इन्होंने जो भी एज लिमिट थी 1877 में, जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो एज कम कर दी थी, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। थर्ड बोल रहे हैं, इनकी जो मेंबरशिप थी वो काफी लो थी, ताकि पूरा सेक्शन ऑफ एसोसिएशन को अट्रैक्ट किया जा सके। तीसरे बोल रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। कौन सी है भाई, जल्दी बता दो, अब गलत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये वाली जो है ना, ये वाली EPII, तो ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कांग्रेस तो अलग है, इसमें तो AO ह्यूम ने ये फाउंड की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी अलग है, आप सभी को पता है। फिर हमारे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी ने फाउंड की थी। तो ये सारी अलग अलग है। ठीक है, तो जिसके बारे में ये बता रखा है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 11th की इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती। फिर से वही आ गया भाई, यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन किसकी थी, आप सभी को पता है, सर सैयद अहमद खान की थी, थोड़ी देर पहले बताया था। मद्रास महाजन सभा में कौन कौन थे? पंपाकम आनंद चार्लू थे, बिल्कुल थे, आनंद चार्लू बिल्कुल थे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर बोले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में क्या तिलांग थे? जल्दी बताओ, तिलांग। तो भाई सब बिल्कुल थे, आप सभी को पता है, बिल्कुल थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे हैं, हमें बतानी करेक्टली मैच। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। ठीक है, लास्ट की है MB, जो मैंने बताया था ना अभी अभी, जो मैं बताती BLBBEPIIMB। ठीक है, तो ये है मद्रास क्या बोलते हैं, महाजन सभा, और लास्ट वाली है
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बताया था मैंने, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा में कौन कौन थे आप सभी को पता है, चारी और सुब्रमण्यम अय्यर और चार्लू, आनंद चार्लू, ठीक है। कौन कौन थे? एक तो थे चारी, एक चार्लू और एक अय्यर, ठीक है, ये थे इसमें, ठीक है। तो ये तीन थे इसमें। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन कौन से थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी कब थी? सबसे पहले तो 1885 में बनी थी, और मद्रास एसोसिएशन कब बनी थी? 1884 में बनी थी, ठीक है। अब 1885 में जो बनी थी ये इसमें कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, तिलांग थे और एक बदरुद्दीन त्याबजी थे, ठीक है। तो ये इसमें थे। तो ये भी सही स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये भी सही दे रखी है, ये भी सही दे रखी है। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसके अगेंस्ट में की थी? कांग्रेस के अगेंस्ट में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब फाउंड की थी? कांग्रेस के बाद फाउंड की थी 1888 में, ठीक है। 1885 में हमारी कांग्रेस फाउंड हुई थी, और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1888 में, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भूलना मत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैदर अली ऑफ मैसूर के बारे में। सबसे पहले दी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर रिजल्टेड इन ए थोरो डिफीट ऑफ हैदर अली। बोलेंगे पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, उसमें डिफीट हुई हैदर अली की। सेकंड बोल रहे हैं मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैदर अलीज आर्मी वाज फुलफिल्ड बाय फ्रेंच। तीसरे बोले ही साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर व्हेन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम। तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा, क्या पता होगा कि भाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली हैं वो जीत जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हार जाते हैं। और वहां पे ट्रीटी ऑफ मद्रास भी होती है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ब्रिटिश के लिए, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास वहां पे होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है जिसमें वो जीत जाते हैं, ऐसा नहीं। तो हैदर अली की वो होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोल रहे हैं उनकी जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट थी वो फ्रेंच पूरी करे थे, बिल्कुल करे थे, वही उन्होंने हाथ थोड़े से फ्रेंच से मिला लिए थे। थर्ड बोल रहे हैं उन्होंने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की। देखो मैंने बताया था एम एम एस क्या है? ट्रीटी साइन हुई थी जो एंग्लो मैसूर वार था उसके टाइम पे। एम मतलब मद्रास जो हैदर अली ने साइन की थी, दूसरी थी मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों ही टीपू सुल्तान ने साइन की थी। क्यों? क्योंकि जब भी सेकंड मतलब ये वार खत्म हुआ उसके बाद जो ये हैदर अली है उनकी जो है डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो ट्रीटी साइन करते हैं वो होते हैं टीपू सुल्तान। तो जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है ये हमारे क्या नाम लेते हैं, हैदर अली ने साइन नहीं की थी, किसने की थी? टीपू सुल्तान ने साइन की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने साइन की थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग क्यों है वो समझ में आ गया। तो इन्होंने साइन नहीं की थी सेकंड ट्रीटी भी, ठीक है। फर्स्ट जो मतलब क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ था? मतलब 1769 में हुआ था, आप सभी को पता है 1769 के आसपास हुआ था। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से लेके 84 के बीच में हुआ था। फिर ये मतलब ये वाली ट्रीटी हो गई थी हमारी, मतलब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी हो गई थी। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 92 के आसपास हुआ, ठीक है। और किस किस के बीच में हुआ? टीपू के बीच में हुआ और ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के साथ और कौन थे? ट्रेवनकोर के राजा थे, आप सभी को पता होगा, ट्रेवनकोर के राजा और ब्रिटिश थे, ठीक है। तो एंग्लो मैसूर वॉर इनके बीच में होता है, टीपू के बीच में। इसमें टीपू जो है वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। यहाँ पे ट्रीटी होती है सेरिंगपट्टनम की, सरिंगापट्टनम की यहाँ पे ट्रीटी होती है 1792 में। इसमें क्या था, मतलब जितने भी जो जीतने वाले हैं उनको आधी टेरिटरी मिल जाती है, उनको हाफ टेरिटरी मिल जाती है। कैसे डिवाइड होता है लास्ट में? तो मतलब फोर्थ जब एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, लेकिन जितनी भी मतलब इसमें मतलब जो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी में क्या होता है, जितने भी टेरिटरीज हैं वो बांट देते हैं सारे आपस में। जैसे कि तीन जगह बढ़ते हैं, एक तो थे इंग्लिश, एक तो थे मराठा, और एक थे हमारे ये जो थे ट्रेवनकोर के राजा या निजाम, ठीक है, उनको बोल लो। अब इंग्लिश को क्या मिलता है? अंग्रेज अपने लिए क्या लेते हैं? एक तो 12 महल, दिंदीगुल और मालाबार वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक है। मालाबार वाला एरिया, दिंदीगुल, ठीक है, और 12 महल, ठीक है। ये वाला एरिया किसको मिल जाता है? इंग्लिश को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच गए हमारे मराठास। मराठास कौन सा एरिया लेते हैं? तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया लेते हैं मराठास। तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया लेते हैं कौन? मराठास। उसके बाद निजाम ऑफ ट्रेवनकोर जो इसके साथ लड़ रहे थे, इनको क्या मिलता है? कृष्णा से लेके परियार तक का रीजन। कृष्णा से लेके परियार तक का रीजन किसको मिलता है? निजाम जो ट्रेवनकोर के थे उनको, ठीक है। और इसके अलावा 3 करोड़ रुपए वॉर डैमेज भी बोला गया कि भाई टीपू सुल्तान देगा। कितना? 3 करोड़ रुपए वॉर डैमेज भी उनको देना था टीपू सुल्तान को। काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वार हुआ 1799 में हुआ, उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे कौन कौन से मतलब वो आते हैं, इंग्लिश जर्नल्स आते हैं जो मतलब यहाँ पे अटैक
अटैक करते हैं जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है। एक तो थे जनरल स्टुअर्ट का नाम सुना होगा आपने, एक स्टुअर्ट का नाम सुना होगा, एक हैरिस का नाम सुना होगा। तो स्टुअर्ट और हैरिस आते हैं, मतलब आ जाता नहीं है कि भाई उस टाइम पे कौन आए थे, तो स्टुअर्ट और हैरिस आते हैं उस टाइम पे जो जब ये डिफीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाद में तो इसके साथ काफी वो होता है। ठीक है, इस टाइम पे मतलब वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड वेलिस्ले का नाम सुना होगा, वेलिस्ले थे यहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड वेलिस्ले थे। लॉर्ड वेलिस्ले ने एक ट्रिटी साइन की थी, सब्सिडरी अलायंस, तो बाद में सब्सिडरी अलायंस के अंडर भी आ गया था ये। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के अंडर इसको इंक्लूड कर लिया गया था, किसको, मैसूर को। तो यही है कुछ कुछ चीजें। ठीक है, मैंने बता दिया आपको भाई किस किस को क्या चीजें मिली। तो श्रीरंगपट्टनम में किसको क्या चीजें मिली, ये बहुत बार आ जाता। तो एक चीज ध्यान रख लेना, अंग्रेजों ने जगहों के नाम तो लिए थे अंग्रेजों ने, और रिवर्स जो थी वो ली थी इन्होंने। जैसे कि अगर कृष्णा से पेनार तक का रीजन लिया था निजाम ऑफ ट्रेवनकोर ने, और तुंगभद्रा वाला रीजन लिया था इन मराठाज ने, और इंग्लिश ने क्या लिया था, तीन जगह, मालाबार, दिंडीगुल और बारामैल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर क्या हो गया इसका हमारा, फिर ए आंसर, क्योंकि केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमें बताना सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। सिख रिफॉर्म मूवमेंट आप सभी को पता है। अभी तो एक सिंह सभा बताया था, वो तो अलग है। दो और मूवमेंट थे आप सभी को पता है, एक तो थे निरंकारी और एक थे नामधारी। ठीक है, निरंकारी एक थे नामधारी। निरंकारी क्या बोलते थे, बिल्कुल जो फॉर्मलेस गॉड है हमें उसको फॉलो करना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो करना है। ठीक है, तो ये थे निरंकारी। निरंकारी के हेड कौन थे, आप सभी को पता है निरंकारी के हेड कौन थे, बाबा दयाल सिंह थे। ठीक है, काफी फेमस है, बाबा दयाल सिंह ने ये फाउंड किया था निरंकारी सेक्ट, बाबा दयाल सिंह। ठीक है, किसने किए थे, बाबा दयाल सिंह, और उसके बाद थे दरबारा सिंह। ठीक है, तो दयाल सिंह दरबारा सिंह यही थे, और इनका एम्फेसिस था जो भी गुरु नानक ने सिखिज्म के बारे में बताया केवल उसी को फॉलो करना, अदरवाइज किसी चीज को फॉलो ना करना। ठीक है, तो ये थे बाबा दयाल सिंह, दरबारा सिंह। ठीक है, तो ये इसमें थे निरंकारी में। फिर थे हमारे नामधारी। नामधारी को फाउंड किसने किया था, बाबा बालक सिंह ने किया था। बाबा बालक सिंह, बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, बालक सिंह, राम सिंह इसमें आते हैं, बालक सिंह, राम सिंह इसमें आते हैं। ये बोल रहे हैं कि गॉड, जो भी गॉड गॉडेसेस आइडल्स की आप पूजा करते हो उसको अबंडन करना है। ड्रिंकिंग जो भी है, स्टीलिंग है, एडल्ट्री है, झूठ बोलना है, ये सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। ठीक है, इसके अलावा बीफ का भी आपको स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि बीफ भी आपको नहीं खाना। तो ये काफी सारी चीजें जो थी नामधारी सेक्ट में क्या थी, वो थी क्या थी, क्या बोलते हैं उसको, बंद थी। ठीक है, तो हमें बताना सिख रिफॉर्म मूवमेंट में अच्छा सॉरी, पूछा क्या था भाई, नामधारी के बारे में पूछा था। तो अभी हम देखो, दयाल सिंह मैंने बताया, दयाल और दरबारा, ये दोनों दयाल और दरबारा कहाँ थे, निरंकारी सेक्ट में थे। कहाँ पे थे, निरंकारी सेक्ट में थे। और जो ये नामधारी में कौन थे, राम सिंह और कौन कौन से थे, बालक सिंह। ठीक है, तो बालक सिंह और राम सिंह किस में थे, ये हमारे नामधारी में थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है केवल, तो केवल एक स्टेटमेंट हमारे आंसर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्यों है ए। ठीक है, और ये नामधारी वाले और क्या करते थे, मेन व्हाइट कपड़े पहनते थे, व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, व्हाइट पगड़ी पहनते, तो यही था ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, नभ मित्रा के बारे में। नभ मित्रा डिवाइस क्या है, नभ मित्रा डिवाइस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो सबसे पहले हैं, ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा फिशरमैन को जो समुद्र में जाते हैं, तो बिल्कुल उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सेकंड बोले इसको एनआईओटी ने फाउंड डेवलप किया, बिल्कुल भी एनआईओटी ने इसको फाउंड नहीं किया। ये स्टेटमेंट हमारी होंगे, क्योंकि इसको फाउंड किसने किया, इसरो ने। इसरो की एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसने इसको फाउंड किया। तो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है कि एनआईओटी ने इसको डेवलप किया। ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे देखो, एक तो ये एक फोन में एक ऐसा, ये मतलब एक फोन जैसा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होगा, आपको साइक्लोन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड मौसम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में ये जब डिवाइस मतलब ये क्या होगा, बोट पे मतलब कुछ बटन वगैरह लगा देंगे। ठीक है, इसके मतलब जैसे जीपीएस होता है, बोट में एक वो लगा देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही बोट कहीं पे फंसेगी तो अगर बोट में जो बैठा है वो उसको बटन को दबा देगा, तो ये मैसेज इस ऐप में चलाया जाएगा। मैसेज ऐप में चला जाएगा तो भाई सबको पता चल जाएगा कि जो बोट है वो कहीं पे फंस गई है। तो फिर जो भी रेस्क्यू टीम है वो वहां पे पहुंच सकती है उसी जगह पे। ठीक है, क्योंकि जीपीएस भी लगा है, ये बता देगी कि कहाँ पे हम फंस गए हैं, तो वैसी चीज है। ठीक है, तो ये एक नभ मित्रा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे मतलब हमारे उनकी भी सेफ्टी होगी, साथ में क्लाइमेट की या फिर वेदर की, साइक्लोन की वार्निंग भी उनको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा नभ मित्रा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हमारा आंसर हो जाता है ए, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी और करेक्ट केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाता है ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवर देविका के बारे में बताना है, सॉरी
प्रोजेक्ट देविका नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन, जैसे कि प्रोजेक्ट गंगा था उसी तर्ज पे चलाया था प्रोजेक्ट देविका। ये प्रोजेक्ट देविका क्या है, बोल रहे हैं कि ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल भी ओरिजिनेट नहीं होती है मानसरोवर लेक से। ठीक है, जो ये 2019 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है प्रोजेक्ट देविका ये कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये रिवर देविका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये मानसरोवर से बिल्कुल भी नहीं निकलती है। दूसरे बोले ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी काफी, और इसके इसके आसपास की सारी चीजों को डेवलप करने की बात चल रही है। ठीक है, इसीलिए था ये। देविका ब्रिज भी है एक, आप सभी को अपने समय ने सुना होगा, उधमपुर में ही है देविका ब्रिज। आ जाए तो वो कहाँ पे, उधमपुर। ठीक है, ध्यान रखना। इनको और क्या बोला जाता है, रिवर देविका को बोला जाता है गंगा रिवर की एल्डर सिस्टर इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको गुप्त गंगा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुप्त गंगा। ठीक है, ध्यान रखना, गुप्त गंगा किसको बोला जाता है। ठीक है, एल्डर सिस्टर ऑफ गंगा किसको बोला जाता है, देविका को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें पता चल गया कि भाई कहाँ पे ओरिजिनेट होती है और कहाँ की ट्रिब्यूटरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो क्योंकि करेक्ट ही पूछी थी और करेक्ट हमारी बी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए है, बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए, जल्दी बताओ भाई, बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए है। तो आप सभी को पता होगा बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी बेलम डिक्लेरेशन। ब्राजील में एक जगह है ये। ठीक है, बेलम की अगर आपको जगह है पता होगी तो ये ब्राजील में जगह है। ठीक है, तो ये मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए है, लेकिन एस्टेब्लिश किसने किया, तो आप सभी को पता होगा अमेजन अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी ने नाम सुना होगा, अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बनी थी। जो 1995 में बनी थी अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 8 नेशंस आते हैं, मतलब साउथ अमेरिका की 8 कंट्रीज जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज में काफी आते हैं। आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा होगा, उसमें पता है आपको ब्राजील है, बोलीविया है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, गुयाना है, फिर है पेरू है, सुरिनाम है, और ठीक है पेरू है, सुरिनाम है, ये सारी कंट्रीज है, और वेनेजुएला जो एक फेमस कंट्री है वेनेजुएला। ठीक है, ये 8 कंट्रीज मेनली इसको फॉर्म करती हैं, किसको, अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने बता दिया कि भाई ये हो गया 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। 4 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग इसकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जैसे कि अगर बात करें, एक तो है पोर्टुगीज, एक है स्पेनिश। ठीक है, एक जो हर जगह की होती है इंग्लिश, एक है डच। ठीक है, तो पोर्टुगीज, स्पेनिश, इंग्लिश, डच ये लैंग्वेजेज है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर अमेजन कोऑपरेशन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 2002 में इसका परमानेंट सेक्रेटरीट बनता है, वो कहाँ पे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2002 में इसका परमानेंट सेक्रेटरीट बनाया जाता है, वो कहाँ पे बनाया जाता है, ब्राजीलिया में। कहाँ पे, ब्राजीलिया में। ठीक है, तो ये ब्राजील की सिटी है, कैपिटल है। तो 2002 में ब्राजीलिया में इसका परमानेंट सेक्रेटरीट बनाया गया। तो मैंने बता दिया कि बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए हुआ था। ठीक है, तो बेलम डिक्लेरेशन किसके लिए हुआ था, अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए होता, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए ही, मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए एक और डिक्लेरेशन होता है अगर आ जाए तो, वो कौन सा है, मानोस डिक्लेरेशन। मानोस डिक्लेरेशन किसके लिए है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, मानोस डिक्लेरेशन किसके लिए, मानोस डिक्लेरेशन किसके लिए, मानोस डिक्लेरेशन भी अमेजन फॉरेस्ट के लिए ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। मानोस डिक्लेरेशन किसके लिए है, कई बार आ जाता है कि बेलम डिक्लेरेशन और बालम दोनों ही कहाँ पे हैं, ये दोनों ही जगह ही ब्राजील में है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए इनके डिक्लेरेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें बताना वहाबी मूवमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से मेरे तो सही है, वहाबी मूवमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले इट्स लीडर्स वर सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट इन मालदा एंड राजमहल ट्रायल्स ऑफ 1870। दूसरे बोल रहे हैं इन वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट इट टर्न इनटू आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। बोले कि 1857 में ये आर्म रेजिस्टेंस में बदल जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश। वहाबी मूवमेंट, इसके लीडर्स जो थे, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे हैं। सबसे पहले तो मालदा और राजमहल के ट्रायल में 1870 में इसके लीडर्स को सेंटेंस हो जाती है। ऐसा नहीं है केवल और मालदा और राजमहल के ही लीडर्स को मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, इसके अलावा पटना ट्रायल भी होता है, पटना के को भी मिलता है, और अम्बाला ट्रायल भी होता है। ठीक है, अम्बाला ट्रायल होता है, पटना ट्रायल होता है, उनमें भी जो लोग हैं उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है इस मूवमेंट के अगेंस्ट। फुल्ली सप्रेस 1870 के आसपास ये कर दिया जाता है। ठीक है, वहाबी मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये। ठीक है, ये क्या बोल रहे थे, वहाबी मूवमेंट वाले भी क्या बोल रहे थे कि कुरान और हदीस की जो टीचिंग्स है हमें उन पे वापस जाना है। ठीक है, कुरान और हदीस की जो टीचिंग हमें उस पे वापस जाना है। टीचिंग जो अब्दुल वहाब, अरेबिया के अब्दुल वहाब थे, जो वो बता रहे थे उस पे हमें रिटर्न होना है, इस्लाम के उसमें हमें वापस होना है। और वहाबी मूवमेंट जब इंडिया में स्टार्ट हुआ
इंडिया को माना जाता था लैंड ऑफ काफिर्स, मतलब दारुल हर्ब माना जाता था। इंडिया को दारुल हर्ब से हमें किस में कन्वर्ट करता है, दारुल इस्लाम में, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो ये भी इनका एक टारगेट था वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, किसने फाउंड किया था, सैयद अहमद ने फाउंड किया था। जो रायबरेली के सैयद अहमद थे उन्होंने वहाबी मूवमेंट इंडिया में फाउंड किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैयद अहमद ने ये फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था, सैयद अहमद ने फाउंड किया था। ये रायबरेली के थे, ये रायबरेली के थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके पहले बरेलवी और दरेलवी का नाम सुना होगा, दरेली और बरेलवी इन्होंने फाउंड किया था। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो रायबरेली के थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या क्या इन्होंने बताया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है। और बाद में ये बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई नो रिलीजियस था, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी हो जाता है कि मतलब जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश भी इन्होंने स्टार्ट किया था 1857 के रिवोल्ट के आसपास। ठीक है, तो फिर बाद में वहां भी इसको ट्रेटर्स घोषित कर दिया गया। और जो भी कर रहे थे, जैसे कि बहुत जगहों पे इनके ट्रायल्स चले, जैसे कि मालदा हो गया, राजमहल हो गया, पटना हो गया, अम्बाला हो गया, यहाँ पे इनके ट्रायल्स भी चलते हैं और फिर उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर सी आ जाता है, क्योंकि हमसे पूछी थी करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, फेमस ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में। अच्छा, द फेमस ट्रायंगुलर ट्रेड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिड आउट इन्वॉल्व ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना। सेकंड बोले, इंडिया वाज इन्वॉल्व इन ट्रायंगुलर ट्रेड एज गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट ब्रिटेन डिड नॉट फाइंड अ मार्केट इन चाइना। तो वो बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आप सभी को बताना चाहिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओपीएम ट्रेड के बारे में बात चली है, बिल्कुल फेमस ट्रायंगुलर ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी कैरी आउट कर रही थी ब्रिटेन, इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया क्योंकि चाइना में उनको मार्केट नहीं मिल रही थी, इसलिए इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से मतलब मेन इसमें क्या किया जाता था, इसमें किया जाता था चाय हो गया, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें चाइना से खरीदी जाती थी। उनके बदले में उनको ओपियम दी जाता था, सिल्वर ले लिया जाता था। तो ये था कुछ ट्रायंगुलर ट्रेड। ओपियम इंडिया में होता था, ये वहां से वहां पहुंचाया जाता था। टी वे इंडिया से मतलब यहाँ से खरीदते थे, ब्रिटेन में पहुंच जाते थे। तो कुछ ऐसा ट्रेड था इनका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। ठीक है, ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कौन सा पब्लिश वर्क किसका है। तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन इसमें कम से कम एक चीज तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। एक तो आपको पता ही होगा, जो मैंने बता रखा है, ताहिज उल अखलक। ठीक है, मैंने वैसे कुछ दिन स्पेलिंग गलत लिखी थी लेकिन बताया था। ठीक है, ताजिद उल अल अखलक किसने लिखी है बुक, बिल्कुल सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखी है। सेकंड बोले शत पत्र, शत पत्र मतलब 100 पत्र, 100 पत्र किसने लिखे हैं, गोपाल हरि देशमुख ने लिखे हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, गोपाल हरि देशमुख ने शत पत्र लिखे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड बोले तुहफत उल मुहाद्दिन, ये किसने लिखी है, काफी फेमस बुक है। एक थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हजरत मोहानी ने लिखी थी, नहीं, हजरत मोहानी तो एक पोएट थे, आपने नाम सुना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, ये वाला जो आइकॉनिक ये जो दिया था, इंकलाब जिंदाबाद इन्होंने दिया था। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी वो भी हजरत मोहानी जी ने की थी 1921 में। 1921 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें इन्होंने बात की थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमें करेक्टली मैच बताना है। तो दो करेक्ट है, गलत है, तो हमारे आंसर क्या हो जाता है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहे हैं कि एट्रोसिटीज अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बताना क्या है, क्या रीजन थे दक्कन रोड्स के, दक्कन में जो रोड्स हुए थे उसके क्या रीजन थे वो बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं एट्रोसिटीज अंडर परमानेंट सेटलमेंट है। भाई परमानेंट सेटलमेंट था भी वहां पे कौन सा सिस्टम चल रहा था, साउथ में रोहितवारी सिस्टम चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हुई थी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट हुई थी। सेकंड बोले हैं लैंड रेवेन्यू जो है 50% इंक्रीज कर दिया था। तीसरा बोले दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया था 1879 में, जिसके अगेंस्ट जो थे ये दक्कन रोड्स हो रहे थे। ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी कि भाई दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट कब पास किया होगा, जब ये इस मूवमेंट को ठीक करने के लिए होगा ना, दक्कन रोड्स हो रहे होंगे वहां पे सही करने के लिए ये रिलीफ एक्ट आया होगा। तो बिल्कुल ये रिलीफ के लिए आया था, रीजन नहीं था उसका। ठीक है, ये तो बाद में आया था। तो वहां का लैंड रेवेन्यू 50% इंक्रीज कर दिया था, उसके अगेंस्ट हमारी दक्कन रोड से। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट होंगे। तो हमें बतानी है क्या बताना है, रीजन बताना है, सही रीजन बताना है। तो केवल एक रीजन सही है और दोनों रीजन जो हमारे गलत दे रखे हैं। ठीक है,
और भाई हर जगह तो सेम ही प्रोसेस होती है, क्या होती है वहाँ पे टैक्स बढ़ा देते हैं, वहाँ के मौसम सही नहीं होता तो उनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, उनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो जाती, तो वे सारे एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है मनी लैंडर्स को पीटते हैं। ठीक है, जो जहाँ से पैसे लेते हैं उनको पीटते हैं, वे उनके वो जला देते हैं, और फिर इसको सप्रेस करने के लिए फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर वो कोई एक्ट पास कर देते हैं ताकि वो चुप हो जाए। बस यही हर एक मतलब उसमें यही होता है। ठीक है, लगभग मतलब जो वो है क्या बोलते हैं रॉयट्स होते हैं उसमें यही करते थे ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, डुप्लेक्स के बारे में है, फ्रेंच थे ये। ठीक है, वो थे जर्नल। सबसे पहले ही इज ऑफन क्रेडिटेड एज ओरिजिनेटर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि उनको ये ओरिजिनेटर थे। सब्सिडरी अलायंस वैसे वेलिसन ने स्टार्ट की थी, लेकिन उसके मतलब फाउंडर इनको माना, ओरिजिनेटर इनको माना जाता है। सेकंड बोल रहे हैं हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन इंडिया वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलेजेस। देखो ऐसा नहीं था, ये एक बहुत ही अच्छे घर के बंदे थे। ठीक है, ये काफी मतलब इनके फादर भी जो थे वो जनरल थे, टैक्सेस और डायरेक्टर जनरल थे कंपनी ऑफ इंडीज के। ठीक है, कंपनी ऑफ इंडीज के क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। तो ये काफी मतलब बड़े बाप के बेटे थे। तो इनको पौंडीचेरी में 1720 में ही एक हाई पोस्ट मिल जाती है। फिर इनको जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, चंदेर नगर का बाद में फिर मतलब 1730 के आसपास इनको क्या बना दिया जाता है, चंदेर नगर का गवर्नर बना दिया जाता है। और उसके बाद 1741 में इनको क्या बनाया जाता है, सॉरी नीचे डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है फ्रेंच कॉलोनीज का। तो बोले इसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट इंडिया में डायरेक्टर जनरल होता है, नहीं पहले जनरल की तरह भी अपॉइंट होते हैं और उससे पहले तो एक हाई पोस्ट भी होल्ड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बोले ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन ऑफ हैदराबाद ही सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। जो इन्होंने जो बोल रहे हैं कि मुजफ्फर जंग को फॉलो मतलब वो किया था। तो आपको बताना चाहिए जो फ्रेंच थे उन्होंने दो को सपोर्ट किया था, एक तो मुजफ्फर जंग थे और एक चंदा साहिब थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मैंने जब मैं पिछले टेस्ट में बता रही थी तो मैंने एफएमसी का नाम लिखा था। एफ मतलब फ्रेंच या फिर डुप्लेक्स ने किसको मतलब किसको सपोर्ट किया था, मुजफ्फर जंग को, और जो भी थे चंदा साहिब या जो भी थे वहां पे उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इनको सपोर्ट किया, तो बिल्कुल इन्होंने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो आपको दिख गया होगा कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। कौन सी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, डुप्लेक्स के बारे में आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स और क्या नाम लेते हैं इनके बीच में, फ्रेंच के बीच में काफी ज्यादा वॉर्स होते हैं। अब इनके वॉर्स को बोला जाता है कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, ऐसे इनके कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। पहला कार्नेटिक वॉर आप सभी को पता है 40 से लेके 48 के बीच में लड़ा जाता है। कब से, 40 से लेके 48 के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा जाता है। और इसमें बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है, आपने सुना होगा बैटल ऑफ सेंट थॉमस रिवर थी, बैटल ऑफ सेंट थॉमस रिवर। ठीक है, सेंट थॉमस मतलब बैटल ऑफ सेंट थॉमस लड़ा जाता है, कुछ काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में लड़ा जाता है, 40 से 48 के बीच में होता है। फिर 1748 में एक ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली हो जाती है। इसमें मद्रास जो है जो छीना था वो ब्रिटिशर्स, मद्रास जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, जो फ्रेंच को है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज मिल जाती हैं। ठीक है, फिर सेकंड एंग्लो सॉरी एंग्लो मैं सॉरी बोल रही हूँ, कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार जो है ये कब स्टार्ट होता है, उससे अगले साल 49 से 54 के बीच में हमारा जो होता है ये होता है हमारा सेकंड कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है। कोई कंक्लूजन इसका नहीं निकलता है। डुप्लेक्स यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो डुप्लेक्स होते हैं यहाँ से, वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में डुप्लेक्स थे, सेकंड कार्नेटिक वॉर में जो थे डुप्लेक्स, बताया ना डुप्लेक्स कब बने थे, फ्रेंच कॉलोनीज के डायरेक्टर जनरल कब बने थे, 41 में। ठीक है, तो उसके बाद ये बैटल होता है, कार्नेटिक वॉर होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर में मैंने बता दिया डुप्लेक्स वापस चले जाते हैं क्योंकि उनसे अब सोल्व नहीं हो रही चीजें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं गुदेहू। गुदेहू ये ट्रीटी कर लेते हैं ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई ठीक है ऐसे होना चाहिए, तो गुदेहू आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, ये चीज है। फिर होता है हमारा थर्ड कार्नेटिक वार, फिर आता है हमारा थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार 58 से लेकर 63 तक चल रहा होता है। और मेन चीज इनकी इंडिया में ही लड़ाई नहीं, इनकी बाहरी लड़ाई ऑस्ट्रिया के लिए इनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो वो लड़ाई इनकी मेन थी। तो 1758 से 63 के बीच में हमारा थर्ड वार होता है, आप सभी को पता है। इसमें इनके मतलब मेन जो थे वो कौन थे, लैली थे। ठीक है, फ्रेंच गवर्नर कौन आते हैं, लैली आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, देखो डुप्लेक्स हमारे फ्रेंच गवर्नर हो गए, गोदेहू हमारे फ्रेंच गवर्नर हो गए, लैली हमारे फ्रेंच गवर्नर हो गए। तो ध्यान रखना ये किस किस के नाम है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स में कौन थे, आयरीकूट थे। कौन थे, आयरीकूट थे। यहाँ पे कौन सा बैटल होता है, वेंडी वॉश का बैटल होता है। कौन सा होता है, वेंडी वॉश का बैटल होता है। और यहाँ पे कौन जीत जाते हैं, इंग्लिश जीत जाते हैं। सभी को पता है वेंडी वॉश के बैटल में कौन जीत जाते हैं, इंग्लिश जीत जाते हैं। इसके बाद कौन सी यहाँ पे ट्रीटी कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ
पीस ऑफ पेरिस कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी होती है 1763 में। कब होती है? 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होती है। यहाँ पे फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज मिल जाती हैं इंडिया में जो भी इनके पास होती हैं, और इंग्लिश का लगभग यहाँ पे रूल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश लगभग रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी ब्रिटिशर जी जाते हैं। तो ये कुछ कुछ थे, मोटा मोटा याद रखना है आपको, इतना नहीं कि भाई सब कुछ याद रखना कौन किसके साथ था क्या हुआ था। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आंसर हो जाता है। अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? शनन। तो पता होना चाहिए भी कौन सा। देखो शनन हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल भाई शनन हिमाचल प्रदेश में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है। फिर मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में बन रहा है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है कर्नाटका में, और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में दोनों में लड़ाई चल रही है। फिर कालासा बांदुरी, ये गोवा में है, ठीक है। ये भी है। देखो कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमें करेक्टली मैच बताना है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। अब भाई आपको ये तो पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ पे है, मतलब समझ गए किस स्टेट में, लेकिन किस रिवर पे है ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब है शहन शनन प्रोजेक्ट, ये किस पे है? उहल रिवर पे। उहल रिवर का नाम सुना होगा, बीज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये उहल रिवर पे है, ये वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये उहल रिवर पे है। फिर है मेकेदातु प्रोजेक्ट। मेकेदातु प्रोजेक्ट किसके है? कावेरी पे है। किस पे है? कावेरी रिवर पे है। काला बंदूरी प्रोजेक्ट किस पे है? महादाई रिवर का नाम सुना होगा, महादाई रिवर, ठीक है, उस पे है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किस रिवर के ऊपर है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर हो जाता है। भी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज हो गई है। खारवाड़ रेबिलियन इन बिहार इन 1870 वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट। वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था? जल्दी बताओ भाई, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा? 1870 में जो खारवाड़ रेबिलियन हुआ था बिहार में, वो किसके अगेंस्ट था? वो किसके अगेंस्ट था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खेरवाड़ मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, खारवाड़ मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, सफा होर मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारवाड़, खेरवाड़ या सफा होर। अगर साफा हो रिबिलियन आ जाए वो भी यही है। काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन वायलेंट ट्राइबल स्ट्रगल था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था, और रिवेन्यू के कारण था, मतलब ज्यादा रिवेन्यू बढ़ा दिया था, रिवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज के कारण ये हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। संथाल का ही पुराना नाम था खारवाड़, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले खारवाड़ क्या, मतलब जो संथाल थे उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस थे, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस थी। वो उस टाइम को गोल्डन पीरियड मानते थे जब उनको खारवाड़ कहा जाता था। अब संथाल कहा जाता है, तो वो उस टाइम को वापस लाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। संथाल संथाल ने मतलब ये स्टार्ट किया था, संथाल ट्राइबल कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था 1868 के आसपास, ठीक है। 1868 के बाद संथाल कम्युनिटी में ने बिहार के छोटा नागपुर जो रीजन था उसमें भागीरथ मांझी के अंदर, किसके अंडर? भागीरथ मांझी के अंडर ये जो प्रोटेस्ट था ये स्टार्ट किया था। किसके अंडर? भागीरथ मांझी के अंडर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान रखना। किसके अंडर? भागीरथ मांझी के अंडर 1868 में जो संथाल लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था खारवाड़ रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा टैक्स वहां पे बढ़ा दिया था, ठीक है। रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए उन्होंने किया था। फिर बाद में इसको जो था वो सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। पहले ये मतलब रिलीजियस था, उसके बाद फिर ये मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया था। पहले तो ये मतलब ज्यादा मतलब बताया ना कि मतलब ये किसके अगेंस्ट था, मेनली पहले अपने संताल का अपना जो वो चीज थी वो उसको वापस लाना चाह रहे थे। वन मोनोथिज्म मतलब वन गॉड के कंसेप्ट को ये मानते थे। सोशल रिफॉर्म के लिए आया था ये पहले तो, फिर बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है, दशरथ मांझी के बाद इसमें जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब लीडर आते हैं इसमें, उनका नाम क्या है? डायलेमा डायलेमा गोसेन। काफी इंपॉर्टेंट है डायलेमा गोसेन। और भागीरथ मांझी किस रेबिलियन से एसोसिएटेड? तो खारवाड़ रेबिलियन से एसोसिएटेड, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आंसर हो जाता है। ए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड बोल रहे हैं एक जियांट स्पेरिकल शेल है जो मोस्टली सन को सराउंड करता है। सेकंड बोले क्यूपर्स बेल्ट जो है मिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। तो ऊट क्लाउड बोल रहे हैं कि जियांट स्पेरिकल सेल है जो मोस्टली सन को सराउंड करता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है कि भाई ये सन को सराउंड करता है। सबसे पहले ऊट क्लाउड एक मोस्ट डिस्टेंट हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे दूर रीजन माना जाता है। मान लो कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो सबसे दूर का रीजन होगा, मान लो ये सबसे दूर का रीजन है, ठीक है। ये मान लो सन है, ये सबसे दूर का रीजन है, तो जो सबसे दूर का रीजन है ना उसको बोला जाता है ऊट क्लाउड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है ऊट क्लाउड। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी नासा का, अभी ऐसा माना जा रहा है कि नासा के जो वोयेगर 1 मिशन था,
ठीक है, वोयेगर जो 1 मिशन था उसको भी 300 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। कितने? 300 साल लग जाएंगे, इतनी दूर है। ठीक है, तो वोयेगर 1 मिशन को भी 300 साल लग जाएंगे वहां पे पहुंचने में। ये है ऊट क्लाउड तक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डिस्टेंट रीजन है ये हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये है हमारा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये सन का सराउंड करता है, नहीं सन को मतलब सन के को चक्कर नहीं काटता, ये मेनली किसको सराउंड करता है? जो बच गया, जो रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है उसके चक्कर काटता है ये। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम के चक्कर काटता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऊट क्लाउड जो सन के नहीं, जो रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है उसके चक्कर काटता है, उसको सराउंड करता है। ठीक है, सोलर सिस्टम को। फिर सेकंड है क्यूपर्स बेल्ट में मिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल, जो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को क्यूपर्स बेल्ट बोला जाता है। पहले प्लूटो से बाहर वाले को बोला जाता है, ट्रांस नेपच्यूनियन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बोला जाता है क्या? जो भी क्यूपर्स बेल्ट में आते हैं, इसमें काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वोयेगर 1 मिशन के बारे में मैं बात करी थी, वोयेगर 1 मिशन को इतने साल लग जाएंगे, तो वोयेगर 1 और वोयेगर 2 कहाँ जा रहे हैं? मतलब जहाँ पे आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं कराई है वहां पे पहुंच रहे हैं। आप सभी को पता है 2015 में जो वोयेगर 1 था वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। कहाँ पे? इंटरस्टेलर स्पेस, आपने सुना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस में वोयेगर 1 पहुंच गया 2015 में, और 2018 है उसमें वोयेगर 2 भी पहुंच गया है इंटरस्टेलर स्पेस में। काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जुपिटर जो बाहर वाले आउटर प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करके उससे बाहर जो जा रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस में उसको बोलते हैं वोयेगर 1 वोयेगर 2। ठीक है, जुपिटर सैटर्न इनको भी स्टडी करके गए हैं, तो ये बिल्कुल बाहर जा रही है, यूरेनस नेपच्यून को। ठीक है, देखो जो ये पहले वाला था वोयेगर 1 वो जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करके गया था। वोयेगर 2 था वो यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करके और फिर बाद में कहाँ चले गए? इंटरस्टेलर स्पेस में। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन ने? 1 ने पहले 2 को स्टडी किया, फिर वोयेगर 2 ने लास्ट के 2 को किया, और बाद में कहाँ पे चले गए? इंटरस्टेलर स्पेस में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, क्या इंटरस्टेलर स्पेस के लिए मैंने कुछ और भी, इंटरस्टेलर नहीं सॉरी, आउटर प्लैनेट्स पे कोई और भी कहीं का किसी का मिशन का न्यूज में आया था? बिल्कुल अभी आया था, मैंने बताया था आपको। जूस मिशन के बारे में सुना होगा। जूस मिशन कहाँ पे जा रहा है? जुपिटर पे जा रहा है। और ये किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ये शायद कहीं पे करवाया था मैंने। ठीक है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जूस मिशन है, कहाँ पे जा रहा है? ये जुपिटर और उसके प्लैनेट्स को स्टडी करेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके वो है क्या, मतलब कैलिस्टो, क्या इसके सैटेलाइट्स जुपिटर के? कैलिस्टो यूरोपा नाम सुना होगा, कैलिस्टो यूरोपा, ये इसके क्या है? वो गैनीमेडी। ठीक है, ये कहाँ के हैं? जुपिटर के वो हैं, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूस मिशन। एक आपने सुना होगा टाइटन मिशन। ठीक है, टाइटन। टाइटन क्या है? एक सैटेलाइट है सैटर्न का सैटेलाइट है टाइटन, उस पे जा रहा है कौन सा मिशन? नासा का ही एक जा रहा है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई मिशन किस पे जा रहा है? सैटर्न के सन को, या सॉरी सैटर्न के मून को या सैटेलाइट को स्टडी करने, जिसका नाम है टाइटन, को स्टडी करने जा रहा है ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो नासा का है। ठीक है, तो कौन कौन से मिशन किसके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वोयेगर 1 वोयेगर 2 ये कहाँ पे क्या स्टडी किया है, कहाँ पे पहुंच गए हैं? टाइटन का किसका है? जूस मिशन किसका है? तो ये ध्यान रखना। तो क्यूपर्स बेल्ट क्या है? बाहर की बेल्ट है। और एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? फिर क्यूपर्स बेल्ट तो ये हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? आप सभी को पता है। ये है अर्थ, सॉरी अर्थ बोल रही हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, इसके बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये रॉकी सब्सटेंस घूमते रहते हैं उसको बोलते हैं एस्टेरॉयड। ठीक है, तो वहां पे होती है एस्टेरॉयड बेल्ट, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो जाता है। अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमें बताना है। मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज कर दी है मैंने, पता नहीं। फिर है फिंगर मिनट रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड के बारे में बताना है। ये मोडालिटी क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो फ्रॉड को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल भाई। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स डिटेक्ट क्लोन्ड फिंगर प्रिंट्स, इंश्योरिंग दैट ओनली रियल फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसने स्टार्ट किया? UIDAI ने स्टार्ट किया। किसने? UIDAI ने स्टार्ट किया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट बताने दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाता है? सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में? नाम द आर्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है नाम द आर्ट। ये कारपेट, बेडशीट, ये वगैरह बनाने के काम आती है आर्ट। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ रग और कारपेट विच इज प्राइमरली मेड ऑफ प्योर शिप वूल से बनी होती है। बिल्कुल ये ऐसा माना जाता है कि प्योर शिप वूल से बनी होती है। इट इज ओरिजिनेटेड एंड प्रिवलेंट इन स्टेट ऑफ सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम द आर्ट कहाँ पे फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है ये नाम द आर्ट। कश्मीर की फेमस आर्ट है, ये बता दिया भाई किससे है। तो और इसमें जो ये बनाए जाते हैं रग्स, ये किस टेक्निक से बनाए जाते हैं? फेल्टिंग, फेल्टिंग टेक्निक से बनाए जाते हैं। और अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे, पहले तो ये आर्ट डाई हो रही थी,
फिर अभी क्या हुआ, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इसको रिवाइव किया गया, बहुत सारे लोग इसमें अभी क्या कर रहे हैं, स्किल हासिल कर रहे हैं या इसमें इसमें इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं इसको बनाने की, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में थी। नाम द आर्ट, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जम्मू कश्मीर की है। फेल्टिंग टेक्निक से ये बनाए जाते हैं, रग्स, कारपेट्स वगैरह, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये हो गया हमारा ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी बोले, ओलकोट जो यूएस आर्मी के थे, उन्होंने 1875 में यूएसए में फाउंडेशन रख दी थी थियोसॉफिकल मूवमेंट की। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ओलकोट नहीं, दो नाम पढ़े थे ना अपने, ब्लैवेट्स्की और ये ओलकोट। देखो तो याद रखना, जो ब्लैवेट्स्की थे ना, ये यूएस आर्मी में थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी यूएसए में 1875 में। तो ये ओलकोट नहीं थे, ओलकोट ने बाद में इसमें ऐड हुए थे, ठीक है, 1882 के आसपास ये ऐड हुए थे। ओलकोट ये बाद में ऐड हुए थे, ब्लैवेट्स्की थे पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2% पहले कौन थे लेकिन जिन्होंने स्टार्ट की, ब्लैवेट्स्की। ऐसे ना मेरे को बी पहले आता तो बी इसने स्टार्ट किया। सेकंड बोले, थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू बिलीफ्स को रिजेक्ट कर रही थी इन रिया, नहीं बिल्कुल नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू बिलीफ्स में बिलीव कर रही थी, री इनकारनेशन, कर्म, इन सब चीजों को बिलीव कर रही थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बोल रहे हैं, इट ट्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलोसफी ऑफ सांख्य योग वेदांता। देखो अब एक चीज बोलो, सांख्य योग वेदांत, या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या ये स्टेटमेंट सही होगी, या तो वो हिंदू फिलोसफी से बिलीव रखती होगी या वो नहीं रखती होगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो या तो ये गलत है या ये गलत है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक गलत है, ये आपने कंफर्म गलत बताई दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सी है सही इसमें, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर आपको लगाना है, पहले बोल रही हूँ, अगर मान लो आपको ये चीज नहीं पता है कि हिंदू बिलीफ को रिजेक्ट किया था कि एक्सेप्ट किया, नहीं एक्सेप्ट किया था इन्होंने हिंदू बिलीफ को, री इनकारनेशन, कर्म, हर चीज को, ठीक है। और फिलोसफी, सांख्य, योग, वेदांता, इन सब से भी इन्होंने ली थी। बाद में इनके हेड कौन बन इंडिया में, फिर बाद में इसके इंडिया में हेडक्वार्टर्स मतलब वो कर दिए थे अदियार में, मद्रास के बाद अदियार में इसके हेडक्वार्टर्स को मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में फिर कौन इसमें ऐड हुई थी, मिस एनी बेसेंट, मिस एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट फिर इसमें ऐड हुई थी। होम रूल लीग इसी की बेस पे इन्होंने स्टार्ट किया था, होम रूल लीग जिन्होंने स्टार्ट किया था 1915-16 में, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर ये 28 हमारा आंसर हो जाता है ए। क्यों हुआ ए, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1858 के एक्ट के बारे में बताना है, बोल रहे हैं कि क्या चीज सही नहीं है, गलत बतानी है। सबसे पहले, इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू वायसरॉय। बोल रहे हैं कि इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो बिल्कुल 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के किसको ट्रांसफर कर दी थी, वायसरॉय को नहीं, क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी पावर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड बोले, अंडर दिस एक्ट द इंडिया वाज टू बी गवर्न थ्रू अ पोर्टफोलियो सिस्टम विच वाज आंसरेबल टू द वायसरॉय। तो एक चीज आपको बतानी है, पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने बताया था कब स्टार्ट हुआ था, 59 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मतलब एक्ट कौन सा था, 1961 का एक्ट था, ठीक है। आज ही ये बात बताई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1961 के एक्ट में स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो नोट करेक्ट बतानी है। तो आपको दिख रहा है दोनों ही नोट करेक्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्यों दोनों ही नोट करेक्ट है, ठीक है। तो बता दिया मैंने भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो वॉइस मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के किसको दे दिया जाता है, मतलब जो पावर है गवर्न करने की वो दे दी जाती है क्राउन को। और क्राउन किसके थ्रू इसमें एक्ट करता है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के थ्रू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके साथ 15 मेंबर काउंसिल उसको दे दी जाती है, जो क्या करेगी उसको मतलब एडवाइस करेगी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विद 15 मेंबर काउंसिल। और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, वाइसरॉय बना जाती है। पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। पहले वाइसरॉय जो है लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो मतलब ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं। इनको सैलरी कहाँ से जाती है, इंडिया से जाती है। इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। सैलरी कहाँ से जाती है, इनको इंडिया से जाती है। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म हो जाती है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या बता लिख रही हूँ मैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी यहाँ पे खत्म हो जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी मतलब खत्म कर देते कि भाई हम ये जो है वो नहीं चलाएंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है ब्रह्मो समाज के बारे में क्या चीज सही है। भाई सारी पढ़ लो, कोई तो सही आपको ध्यान आ ही जाएगी। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज विच वाज लेटर रीनेम्ड। देखो पहले सॉरी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा बनाई थी, उसके बाद ब्रह्मो समाज में वो कन्वर्ट हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में उन्होंने क्या बनाई थी, ब्रह्म सभा बनाई थी, जो लेटर चेंज कर देगी ब्रह्म समाज में। तो ठीक है, ब्रह्म सभा बनाई थी। तो ठीक है, 1828 में क्या बनाई थी, ब्रह्म सभा बनाई थी। सेकंड है, देयर वाज नो प्लेस फॉर प्रीस्टहुड इन समाज और नोर सैक्रिफाइसेस ऑफ एनी काइंड्स वर अलाउड, नोर सैक्रिफाइसेस वर अलाउड। तो याद रखना ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। क्या है गलत,
बिल्कुल सही है भाई, कोई प्रीस्टहुड के लिए यहाँ पे वो नहीं था, कोई प्रीस्टहुड के लिए यहाँ पे प्लेस नहीं था, और ना ही सेक्रीफाइसेस पे यहाँ पे बिलीव किया जाता था, नॉर्मल सेकुलर प्रैक्टिसेस यहाँ पे की जाती थी। तीसरे बोल रहे हैं रीडिंग ऑफ उपनिषद एंड वेद प्रोहिबिटेड बने, क्यों भाई, क्यों प्रोहिबिटेड करेंगे, वेद और उपनिषद को पढ़ना यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं था, उनके अकॉर्डिंग ही चलना था, लेकिन प्रीस्टहुड और सेक्रीफाइसेस पे बिलीव नहीं था इनको। तीसरा बोल रहे हैं 1866 में केशव चंद्र सेन लेफ्ट द ब्रह्मो समाज एंड फॉर्म्ड आदि ब्रह्मो समाज। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 1866 में ये स्टेटमेंट सही है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को छोड़ दिया था, ये स्टेटमेंट सही है, 1866 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को छोड़ दिया था, बिल्कुल स्टेटमेंट, इतना इतना तो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। क्या बनाई थी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया उन्होंने स्टैब्लिश की थी। ये जो आदि ब्रह्मो समाज है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पास बच गई थी, ठीक है। तो आदि आदि ब्रह्मो समाज जो ओरिजिनल थी वो अलग हो गई थी, और जो इन्होंने नई बनाई थी वो थी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाई थी केशव चंद्र सेन ने, और आदि ब्रह्मो समाज जो वो थी उन्हीं के पास रह गई थी, ये तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ इनके पास रह गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारी पता चल गया भाई हमारे के किसके बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में, ठीक है, आराम से। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1858 में केशव चंद्र सेन इसको ज्वाइन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन ज्वाइन कब करते हैं, 1858 में ज्वाइन करते हैं, 1866 में उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर इन दोनों के बीच में थोड़ी आपसी मतभेद हो जाते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो जाता है हमारा बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इन प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन्होंने क्या किया था, अपने अखबार में एक जज की क्या कर दी थी, काफी ज्यादा विरोध कर दिया था कि उन्होंने ऐसा जजमेंट क्यों दिया। तो ऐसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एक ही पर्सन थे, वो थे एस एन बनर्जी, दी बंगाली में इन्होंने एक जज की वो कर दी थी, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में फिर इनको मतलब वो कर दिया था। तो दी बेंगोली किसने लिखी थी, एस एन बनर्जी की ये थी, जर्नलिज्म था, ठीक है। और ये पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको इम्प्रिजनमेंट किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एस एन बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु भी बोला जाता है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, राष्ट्रगुरु, ठीक है, राष्ट्रगुरु भी इनको बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एस एन बनर्जी और किस एसोसिएशन के साथ जुड़े थे, आज ही हमने एक एसोसिएशन पढ़ी थी उसके साथ जुड़े थे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, किसके साथ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ भी फाउंड की थी इन्होंने, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, मेरे ख्याल से याद होगा आपको, ठीक है। तो आज हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, शिशिर कुमार घोष ने कौन सी बनाई थी, जल्दी बताओ, शिशिर कुमार घोष ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जल्दी बताओ, आज ही हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या ही बताऊं, मैं बताने का मन है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है। अय्यर भी आज हमने पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेशन पास्ड फॉर इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, हमें कुछ बताना है। देखो ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन से लेजिस्लेशन कब पास हुए हैं, बोले हैं कि 29 में सती को इलीगल बना दिया गया। तो आप सभी को पता है बिल्कुल, उसको कल्पेबल होमिसाइड एक क्रिमिनल कोर्ट में पनिश किया गया, बिल्कुल इस कल्पेबल होमिसाइड का केस सती को यहाँ पे बैन कर दिया गया, बिल्कुल 1829 के एक्ट में। दूसरे बोल रहे हैं बंगाल रेगुलेशन जो थे 1795 से 1804 के, उसमें इन्फेंटिसाइड को इलीगल बताया गया था, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट। 1795 से 1804 के जो रेगुलेशंस थे उनमें इन्फेंटिसाइड को इलीगल बता दिया गया था। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में, जिसमें 12 साल से कम के बच्चों की मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड कर दी गई थी, गर्ल्स की मैरिज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है, हमें बताने हैं सही स्टेटमेंट। तो आपको दिख रही है केवल तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसके बारे में क्या है, हमारी बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पे एक शारदा एक्ट भी आता है, शारदा एक्ट के बारे में सुना होगा। उसमें मेनली 18 साल, मतलब लड़कियों के लिए अभी 12 साल थी ना, तो लड़कियों के लिए 14 ईयर्स कर दी है, ठीक है। तो शारदा एक्ट कब आया, 1930 में आया, शारदा एक्ट आया 1930 में। उसमें एज कितनी की गई, देखो 1891 में एज कितनी थी, 12 साल से नीचे। फिर इस शारदा एक्ट में कितने की, 14 से नीचे आप मैरिज नहीं कर सकते। यहाँ पे 18 तो थी बॉयज के लिए और 14 थी गर्ल्स के लिए, ठीक है। फिर बाद में हमारे मतलब इंडिपेंडेंस के बाद एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है, कब आता है, 1978 में आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि भाई
इसमें मेनली जो विमेन की एज है उसको 15 से लेके 18 कर दिया जाता है और जो बॉयज है उसकी एज को 21 कर दिया जाता है। ठीक है, तो विमेन की एज को अब कितना कर दिया गया, विमेन की एज को 18 कर दिया गया। तो ये कब किया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग किया गया। तो एक चीज ध्यान रखना, याद रखना, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब हमारे मतलब 18 से नीचे की मैरिज हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। ठीक है, ये 1978 में ये लॉ आया है कि भाई 18 साल से नीचे की मैरिज नहीं होगी। तो ध्यान रखना, तो कब से स्टार्ट हुई ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला 32 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, इकोनॉमिक क्रिटिक्स के बारे में है। सबसे पहले, दे क्लियरली अंडरस्टूड दैट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म वाज द मेन ऑब्स्टेकल टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल इकोनॉमिक क्रिटिक्स ने तो समझ ही लिया था। सेकंड बोले, दे सो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एज मेजर फोर्स टू यूनाइट द डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने ये भी समझ लिया कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो पीपल को यूनाइट कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल इन्होंने देखा कि भाई जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो यूनाइट भी कर रही है। तीसरा है, दे सो फॉरेन कैपिटल एज वेलकम एडिशन टू द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, फॉरेन कैपिटल हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, फॉरेन कैपिटल का आप यूज मत करो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो फॉरेन कैपिटल है वो क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है हमारे इंडियन रिसोर्सेज को। क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है हमारे इंडियन रिसोर्सेज को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही आपको दिख रही होगी, केवल दो सही है, तो हमारे आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड यार, 50 चीजें रखी हुई है ना, मैं यही भूल जाती हूँ किधर मेरे को स्क्रीन चेंज करनी है। 50 चीजें यहाँ रखी हुई हैं, कहीं स्क्रीन दिख रही है, कहीं बुक्स दिख रही हैं, कहीं कुछ दिख रही है, क्वेश्चंस अलग दिख रहे हैं, जब लिख रही हूँ वो अलग दिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले बायो ट्रेस मिनरल प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, ये बताना है। सबसे पहले, इट एम्स टू इनहेंस लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइज फीड एंड फोडर सर्विस। देखो, बायो ट्रेस मिनरल प्रोजेक्ट, आप नाम सुन के देखो तो बिल्कुल ये फीड और फोडर रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। सेकंड है, द प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूसेस ए प्रॉपर्टी न्यूट्रिएंट दैट फैसिलिटेट चिलेशन रिएक्शन अंडर माइल्डर कंडीशन। बिल्कुल इसमें ये किया जाएगा। थर्ड बोले, मिन बायोजेनिक प्रोजेक्ट है जिससे जो बायो ट्रेस मिनरल्स है उनकी नीड पूरी की जाएगी लाइफ स्टॉक में। तीनों ही स्टेटमेंट सही है भैया, ऐसी स्टेटमेंट सारी सही होती है। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसा आंसर था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था। किसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्निक्स को मतलब किया था स्टार्ट। ठीक है, किसके साथ, मतलब एमओयू शायद किया, एमओयू साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्निक किसी एक कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलके। कैम लाइफ इनोवेशन उसका नाम था। किसका था, कैम लाइफ इनोवेशन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर डीएसटी ने कमीशन किया, जिसमें हम ये बनाएंगे ताकि जो भी मिनरल्स की कमी है हमारे फूड रिसोर्सेज में, जो भी मतलब लाइफ स्टॉक के फूड रिसोर्सेज में जो भी मिनरल्स की कमी है वो उसमें ऐड किए जाएंगे। मेन चीज ये है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें बताना है किसके बारे में, कुछ 4 चीजें दे रखी है उनके बारे में। ठीक है, तो हमारी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण स्टार्ट किया। ठीक है, तो अच्छा कुछ और पूछा भाई, इन कौन सी सबसे पहले हुई, सबसे पहले पूछे सबसे पहले कौन सी चीज होती है। ठीक है, देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि दर्पण लिखी बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, तो ये कब लिखी होगी। देखो, ये इन्होंने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो कर सकते हो। बाल शास्त्री जाम्बेकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मराठी जर्नलिज्म के फादर बोला जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर को, तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ठीक है, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण लिखी थी 1832 में। फिर आगे हमारे दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में ओपन हुआ था ब्रह्मो समाज के आइडियाज को वो करने के लिए, मतलब स्प्रेड करने के लिए। और जो दयाल सिंह कॉलेज था ये कब बना था, 1910 में, शायद आपको याद भी होगा, लाहौर में बना था। तो फिर है हमारे कृष्णदास मुलजी, जिन्होंने सत्या प्रकाश स्टार्ट की थी, किसमें, गुजराती में विडो रिमैरिज को मतलब एडवोकेट करने के लिए ये की थी 18 कब की थी, 1852 में। ठीक है, कब की थी, सत्या प्रकाश गुजराती में 1852 में बनाई थी। किसने, कृष्णदास मुलजी ने, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो कब पास होता है, 1891 में, आप सभी को पता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पास होता है, 1891 में, बहरमजी मालाबारी के मतलब उनमें होता है ये, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन में पास होता है, जिसमें 12 साल से कम की मैरिज जो है वो क्या हो जाती है, प्रोहिबिटेड हो जाती है। 12 साल से कम की मैरिज जो है गर्ल्स की वो प्रोहिबिटेड हो जाती है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ। तो आपको दिख रहा होगा इसमें से सबसे पहले क्या हुआ, दर्पण लिखी गई है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, सब ईयर तो ध्यान रखना ही है, जो पूछा हो तो ध्यान रखना है, साथ में किसने दर्पण लिखी है। दर्पण किसने लिखी है, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। ठीक है, दयाल सिंह कॉलेज कब बना है, कहाँ बना, सबसे पहले लाहौर में, कब बना, 1910 में बना। कृष्णदास मुलजी ने सत्या प्रकाश लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं, सत्या
प्रकाश कहाँ पे, किसमें, गुजराती में, ठीक है। फिर है एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही आता है, तो आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैथुने स्कूल के बारे में। बैथुने स्कूल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बैथुने स्कूल की बात चल रही है। सबसे पहले इट वाज फर्स्ट फाउंडेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1849। आप सभी को पता है बैथुने स्कूल सबसे पहले कहाँ बनता है, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो मतलब काउंसिल ऑफ एजुकेशन सबसे पहले कलकत्ता में बनी थी। उसके प्रेसिडेंट थे हमारे जेईडी बैथुने, वहीं पे उन्होंने कलकत्ता में ही क्या फाउंड किया था, जेईडी बैथुने स्कूल भी फाउंड किया था, ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे किया था, कलकत्ता में किया था, मद्रास में नहीं किया था। 1849 में किया था, बिल्कुल 1849 में किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो इस स्कूल के साथ एसोसिएटेड थे एज सेक्रेटरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो सेक्रेटरी की तरह एसोसिएटेड थे, लेकिन उनको फाउंड किसने किया था, जेईडी बैथुने। जेईडी बैथुने काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कोलकाता में बैठे थे उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता रही हूँ, ठीक है। और बैथुने, ठीक है, बैथुने स्कूल का नाम बता दिया मैंने पहले ही। बैथुने स्कूल का नाम जो था वो हिंदू फीमेल स्कूल था, बाद में उसका चेंज करके बैथुने फीमेल स्कूल रख दिया गया, ठीक है। पहले हिंदू फीमेल स्कूल के नाम से था, फिर बैथुने फीमेल स्कूल इसका नाम रख दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। और बैथुने कॉलेज कब खुला है, ये तो स्कूल हो गया, कॉलेज कब खुला, काफी इंपॉर्टेंट है। बैथुने कॉलेज कब खुला, कब खुला होगा जल्दी बताओ। ये तो 1849 में खुल गया, तो याद रखना कब खुला है, 1880 में। कब खुला है, 1880 में बैथुने कॉलेज खुला है। और एक 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 वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी खुली थी, याद है आपको, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी ये कब खुली है और किसने खोली है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में, उसी साल खुली थी इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। और मतलब कौन, किसने, डी के कार्वे ने खोली थी। किसने खोली थी, डी के कार्वे ने। काफी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है इनको, ठीक है। तो ये बैथुने स्कूल किसने खोला है, बैथुने कॉलेज कब खुला, कब खुले हैं बैथुने स्कूल, कब खुला है बैथुने कॉलेज, कब खुला है इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, कब एस्टेब्लिश हुई है, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई है, किसने एस्टेब्लिश किया थी। तो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला जाता है कंप्लीट, ठीक है। बैथुने स्कूल जेईडी बैथुने ने फाउंड किया था, जेईडी बैथुने कब फाउंड किया था बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइलैंड के बारे में, उसकी लोकेशन कहाँ पे, ट्रिटोन आइलैंड, मोई आइलैंड, तिमोर आइलैंड के बारे में बताना है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे कि तिमोर आइलैंड आप सभी को काफी बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आया था अभी, ठीक है, इंडोनेशिया के तिमोर आइलैंड में अभी वो आया था। तो ये अटलांटिक ओशन में नहीं है, ये कहाँ पे है याद रखना, ये इंडियन ओशन में। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में, ये ना कि अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इंडोनेशिया का है तो इंडियन ओशन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। फिर हम मोई आइलैंड, मोई आइलैंड पैसिफिक में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पैसिफिक में। यहाँ पे वाइल्ड फायर्स लगी थी, वाइल्ड फायर्स लगी थी यहाँ पे, इसलिए ये न्यूज में था। और ये उसके हवाई का नाम सुना है, वहां का आइलैंड है, हवाई आइलैंड है ये, ठीक है, हवाई जगह है, वहां का आइलैंड है। फिर ट्रिटोन आइलैंड, ट्रिटोन आइलैंड याद रखना, ये ट्रिटोन आइलैंड साउथ चाइना सी का आइलैंड है। यहाँ पे चाइना कुछ कुछ बना रहा था इसलिए न्यूज में था। पैरासेल आइलैंड का नाम सुना होगा, उसका पार्ट है ट्रिटोन आइलैंड, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट नहीं है, साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें करेक्टली मैच बताना है। तो करेक्टली मैच दिख रहा है, केवल एक स्टेटमेंट हमारी करेक्टली मैच है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। लेबर लेजिस्लेशन के बारे में चार चीजें बोल रखी है भाई, देख लो जल्दी जल्दी से। लेबर लेजिस्लेशन बोले फर्स्ट एवर डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री इन इंडिया केम फ्रॉम द लैंडशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट बॉडी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली डिमांड जो वर्कर्स की कंडीशन को रेगुलेट करने की है वो लैंडशायर टेक्सटाइल कैपिटल बॉडी से आते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोले इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1818 रिड्यूस द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन टू 7 आवर्स ए डे। तो याद रखना 1818 का फैक्ट्री एक्ट अभी करेंगे हम, ठीक है। तीन चार चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट थी। 1881 के फैक्ट्री एक्ट में जो चिल्ड्रन हैं उनके वर्किंग आवर्स को 9 आवर्स पर डे किया गया था, ठीक है, 9 आवर्स पर डे किया गया था, ना कि 7 आवर्स पर डे। 7 साल से 12 साल के बच्चों का जो क्या नाम लेते हैं, जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वो कितने कर दिए थे, 9 आवर्स कर दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट, 9 आवर्स पर डे चिल्ड्रंस को वर्क करना पड़ता था। उनको 4 हॉलीडे दी गई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 इनको हॉलीडे दी गई थी। 7 साल से कम के बच्चों की जो वर्किंग थी वो प्रोहिबिट थी। 7 साल से कम के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। 7 साल से 12 साल आपको 9 घंटे काम करना है, ठीक है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में 7 घंटे नहीं 9 घंटे उनको काम करना था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं लेबर
लॉज कवर्ड ऑल दी फैक्ट्रीज अलोंग विद ब्रिटिश टी। देखो देखो जो भी लेबर लॉज ये लग रहे थे ना, याद रखना 1881 के 91 के, ये सब फैक्ट्रीज पे नहीं लग रहे थे, केवल जो इंडियन ओन्ड टी और जो भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी या कॉफी प्लांटेशन, उन पे लग रहे थे। ब्रिटिश ओन्ड टी और कॉफी प्लांटेशन पे रूल नहीं थे, वो कितने भी टाइम काम करवा सकते थे। तो ये स्टेटमेंट होगा कि सभी फैक्ट्रीज को कवर करा था, नहीं कर रहा था। फोर्थ बोल रहे हैं डिस्पाइट हैविंग प्रोविजंस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मॉडरेट्स डिड नॉट सपोर्ट द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881। बिल्कुल मॉडरेट्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया था फैक्ट्री एक्ट को, और मतलब मॉडरेट्स तो इतने ज्यादा इनडिफरेंट थे लेबर से, उतना ज्यादा वो नहीं थे, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें मतलब थे ना। मतलब कांग्रेस पार्टी में क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनना चाहती थी, तो वो उतने ज्यादा लेबर लॉज से उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है कि मॉडरेट्स डिड नॉट सपोर्ट द फैक्ट्री। अरे ये सही है सॉरी, हाँ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बताना है आंसर। तो हमें हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है भाई। इंडियन पहला फैक्ट्री एक्ट आया हमारा 1881 में, जिसने चाइल्ड लेबर को बताया कि 7 से 12 साल के बच्चे 9 घंटे काम करेंगे और 7 साल से नीचे काम प्रोहिबिटेड है, और आपको 4 हॉलीडे मंथ में दिए जाएंगे। हैजार्डियस जो भी इंडस्ट्री है उसमें उनको नहीं डाला जाएगा। दूसरा एक्ट हमारा है 1991 में, सॉरी 1891 में। ठीक है, 1891 में हमारा दूसरा मतलब वो आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट हमारा आता है। इसमें मिनिमम एज जो है, अभी क्या बोला मैंने, पहले में क्या था, 7 से 12 साल तक के बच्चों को 9 घंटे काम करना था। अब ये 7 साल हटा दिया गया, अब 9 साल से 14 साल के बच्चे आ गए। ठीक है, अब 9 साल से 14 साल के बच्चे जो हैं, 9 साल से 14 साल के बच्चों की मिनिमम एज कर दी। ठीक है, मिनिमम एज 9 साल कर दी। ठीक है, मिनिमम एज पहले 7 साल थी, अब 9 साल कर दी, काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए, अब 7 आवर्स उनको काम करना था। मिनिमम एज 9 कर दी। ठीक है, मिनिमम एज 9 कर दी, मैक्सिमम एज जो है 14 कर दी। मतलब चिल्ड्रन के लिए 9 से 14 तक के बच्चों को कितना काम करना था, 7 घंटे काम करना था। इसमें वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक तो बच्चों के लिए तो किया गया, साथ में यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी किया गया कि वुमेन को है जो है वो 11 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा। कितना घंटे, 11 घंटे, काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन को 11 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा। मैन के लिए तो अनरेगुलेटेड आवर्स थे, और वीकली हॉलीडेज तो सबको मिलते ही थे। ठीक है, तो वुमेन का भी नाम कहाँ पे आता है, 1891 के एक्ट में आता है, वो 1881 के एक्ट में नहीं आता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाली चीज हो जाती है हमारी कंप्लीट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 38, हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 39, एक सेकेंड, 39, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताना है। बोल रहे हैं इसमें ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट पर्सन है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को ने लॉन्च किया, बिल्कुल किया है। इसमें टोटल क्रेडिट सपोर्ट जो है 3 लाख का, पहले 1 लाख फिर 2 लाख प्रोवाइड किया जाएगा, और कंसेशनल इंटरेस्ट पे 5% का कंसेशन दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बता दिया आपको। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना ये कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी 2023 में इसको लॉन्च किया जाए, लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2023 में लॉन्च किया जाएगा, 24 आ गया भाई अभी। ठीक है, तो 24 में अब इसको लॉन्च कर दिया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 5 साल के लिए किया गया है, 2023 से लेके, और 5 साल जोड़ लो इसमें 2027 तक। ठीक है, 2023-4 से लेके 7-8 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि क्वालिटी भी मतलब बढ़ सके। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, जो भी आर्टिस्ट बनाते हैं उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंक्लूड हो, डोमेस्टिक सप्लाई चेन में भी इंक्लूड हो। इसलिए ये मतलब पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, और ऐसी ट्रेनिंग वाली एक्टिविटीज, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी भाई आपको। मतलब पीएम विश्वकर्मा स्कीम में आपको, जैसे कि आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 500 रुपये महीना, 500 रुपये दिन के दिए जाएंगे जो भी उस ट्रेनिंग में आएंगे। 15,000 आपको रुपए दिए जाएंगे मॉडर्न टूल किट खरीदने के लिए, टूल किट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है हमारा सिंह सभा मूवमेंट। आज भी मैंने बताया था द सिंह सभा मूवमेंट टुक फॉरवर्ड द रिफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मो समाज में। अभी बताइए सिखिज्म के लिए था सिंह सभा मूवमेंट, तो ये ब्रह्मो समाज के लिए नहीं था। सेकंड है दिस सभा एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल। बिल्कुल उन्होंने खालसा स्कूल एस्टेब्लिश किए थे थ्रू आउट द पंजाब। ये स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट बतानी है तो केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बी। ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे फाउंड किया गया था, मतलब सिख मतलब पंजाब में फाउंड किया था। कहाँ पे किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सिंह सभा मूवमेंट था वो अमृतसर में फाउंड किया गया था। कब किया गया था, 1873 में। कब, 1873 में सिंह सभा मूवमेंट फाउंड किया गया था, 1873 में। मैंने बताया था इसके दो ही ऑब्जेक्टिव थे कि मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है सिक्स को वो प्रोवाइड करनी, और जो भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे हैं, चाहे हिंदूज कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं, चाहे आर्य समाज कर रहा है, चाहे ब्रह्मो समाज कर रहा है, चाहे मुस्लिम्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, अगर प्रोजिलाइटिंग एक्टिविटी या धर्म परिवर्तन की एक्टिविटीज, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, उसको स्टॉप करना, उसको काउंटर करना। और दूसरी चीज मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना, किसमें, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिक्स में। तो वो इनका मेन टारगेट था। ठीक है, वो इनका मेन टारगेट था। खालसा स्कूल इन्होंने एस्टेब्लिश किया ताकि जो भी गुरु की टीचिंग्स है वो उनको पढ़ाई जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद तो अकाली मूवमेंट अलग है। देखो ये था सिंह सभा मूवमेंट, मैंने बताया था। अकाली मूवमेंट अलग था। अकाली मूवमेंट जो महंत जो थे उसमें, जो गुरुद्वारे में जो महंत थे उनको हटाने के लिए था। ठीक है, फिर एक जो बॉडी बना दी जाती है वो वाली थी। ये था अकाली मूवमेंट, ये अलग था। तो क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बी। तो क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। इसके बारे में भी मैंने एक चीज मतलब एक ट्रिक बताई थी भी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए भी मैंने बताया था सुंजा, सुंजा, निंजा नहीं सुंजा, सुंजा याद करना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर काफी सारी स्टेट्स आई थी, उसमें कौन कौन सी थी, तारा थी, संबलपुर थी, उदयपुर थी, और एन से क्या होता है, नागपुर, नागपुर थी, और जयपुर थी, और क्या था ये ए क्या है, जा ए में कौन सी स्टेट आएंगी, ए है क्या इसमें कोई, जो भी है इसमें था। ठीक है, ये सुनजा ये कुछ थी। ठीक है, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, जयपुर, ये सारी स्टेट्स उसके अंदर। और बाई क्रोनोलॉजी थी, सबसे पहले सतारा आई, फिर संबलपुर आई, फिर उदयपुर आई, फिर नागपुर आई, फिर जयपुर आई। तो इसमें से देख लो भाई, जयपुर नहीं है सॉरी, झांसी है ये, दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है, झांसी है। ठीक है, तो उदयपुर, सतारा, तो सबसे पहले आई टू, फिर आई फोर, फिर आई वन, 241 किस में है, 241 एक में ही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे इसका आंसर भी आया है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, ए मतलब है अवध, याद रखना अवध। अवध इसके अंडर नहीं, अवध को मिस गवर्नेंस के बेस पे ले लिया गया था बाद में ना, मिस गवर्नेंस के बेस पे, जब उसके कोई कारण नहीं बना तो मिस गवर्नेंस के बेस पे उसको इंक्लूड कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी स्टेट्स हैं जो उसके अंडर आती हैं, तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई किसने थी, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे, मतलब रूलर इन द सेंस वॉइस गवर्नर जनरल थे। 1848 से लेके 1856 के बीच में थे। ठीक है, 1856 के बीच में थे। फिर बाद में तो कैनिंग आ जाते हैं। ठीक है, बाद में तो कैनिंग आ जाते हैं 1858 से 61, वहाँ पे तो कैनिंग आ जाते हैं। इससे पहले डलहौजी थे। इन्होंने कौन सी चीज स्टार्ट की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट की थी। सब्सिडरी अलायंस वाली ट्रीटी किसने स्टार्ट की थी, जल्दी बताओ। सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड वेलिस्ली ने स्टार्ट की थी। 1899 में की थी कि 1799 में की थी, चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ये 1899 में इन्होंने स्टार्ट की थी कि 1799 में की थी, जल्दी बताना। लॉर्ड वेलिस्ले ने जो ये सब्सिडरी अलायंस वाली ट्रीटी कब स्टार्ट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना सिंगपो ट्राइबल रेबिलियन। देखो नाम से आपको पता चल रहा है ये कहाँ का होगा, जल्दी बताओ ये कहाँ का रेबिलियन होगा। तो याद रखना सिंगपो ट्राइबल रेबिलियन ये कहाँ का था, असम का था। ब्रिटिशर्स के जो मतलब ब्रिटिशर्स उनके मतलब जो रीजन थे उनको इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने सिंगपो ट्राइबल रेबिलियन स्टार्ट किया था। क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, 1830s में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में काफी टाइम तक ये बढ़ भी गया था। जैसे कि 1830s में हुई, 1843 में इनकी अपराइजिंग हुई, फिर 1849 में हुई, काफी मतलब सारे इसके अंडर आए। ठीक है, तो कई एक उसमें तो इन ब्रिटिशर एजेंट की भी इन्होंने मतलब वो अटैक कर दिया था उन पे, उनको भी उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यही है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगपो ट्राइबल अपराइजिंग कहाँ पे थी, असम में हुई थी। और एक बस यही ध्यान मत करो। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमें दे रखे हैं। बोले कि लॉर्ड कैनिंग वाज मेड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यू टू चेंज इन पावर स्ट्रक्चर अंडर 1858। अभी मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसरॉय बना दिया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं 1858 के एक्ट में पावर ट्रांसफर कर दी गई थी
पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर कर दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई। पावर स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, कैसे हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई थी, और सारी चीजें मैंने बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना तृतीय रत्ना के बारे में। तृतीय रत्ना जो शुद्राज के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस है, ये किसने पब्लिश की थी होगी? जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये किसने पब्लिश की होगी? अब ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। ज्योतिबा फुले ने। काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले ने तृतीय जो रत्ना है इसको फाउंड किया था। इन्होंने ही सत्य शोधक समाज भी बनाया था। सत्य शोधक समाज के बारे में सुना होगा। सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जो 1873 में बनाई थी, ये भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखना 1873 में सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने ही बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट है। और तृतीय सभा और भी काफी सारी मतलब इन्होंने लिखी है। गुलामगिरी नाम सुना होगा आपने, गुलामगिरी भी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, गुलामगिरी भी इन्होंने लिखी हुई है। श्वेत कचार्य असूद भी इन्होंने लिखी है। श्वेत कराचा जो भी है, ये बुक इन्होंने लिखी हुई है। असूद बुक इन्होंने लिखी हुई है। पोवाड़ा बुक भी इन्होंने लिखी है। पोवाड़ा, ठीक है, पोवाड़ा नाम की बुक भी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये सारी कई सारी बुक्स इन्होंने लिख रखी हैं। तो ये हमारे किसके बारे में? ज्योतिबा फुले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आंसर क्या हो जाता है? नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर ए। 44 हो जाता है, कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है कहाँ पे ब्रिटिश इंडियन कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन कहा जाने लगा। भाई ये क्वेश्चन बता दो, इस जल्दी जल्दी से बता दो। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। किसमें बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोला गया। और अब इसको याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रही, क्योंकि जितना ज्यादा बताऊंगी भूल जाओगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? हमें बताना बायो बीबीगढ़ मैसाकर के बारे में बताना है। देखो, बीबीगढ़ मैसाकर सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? कानपुर में। ये चीज ध्यान रखना। देखो, बीबीगढ़ मैसाकर सबसे पहले हुआ था कानपुर में। इसमें नाना साहेब पेशवा ने इंग्लिश ऑक्यूपेंट्स को जो कानपुर के पास है उनको मार दिया था। तो ये था। देखो, बीबीगढ़ मैसाकर मेन क्या था? सबसे पहले ये पूरी स्टोरी चलती है। पूरी स्टोरी क्या चलती है? 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है तो कानपुर में भी क्या था? काफी सारी एस्टेब्लिशमेंट थी ब्रिटिश की। ठीक है, वहां पे भी काफी सारे लोग रहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स रहते थे, वहां के लोग रहते थे। ठीक है, काफी अच्छी कंपनी रहती थी, काफी आर्मी भी थी वहां पे। फिर क्या हुआ? 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वहां पे व्हीलर थे। व्हीलर का नाम सुना होगा। वहां पे व्हीलर थे एक, मतलब जो वहां पे रूल कर रहे थे। ठीक है, गवर्नर मान लो, वहां के गवर्नर थे व्हीलर। तो इन्होंने ये काफी इंडियनाइज थे। ये काफी इंडियनाइज थे। काफी इन्होंने इंडियन कल्चर सीख ली थी। इंडियन से एक वुमेन से शादी कर ली थी। तो ये काफी इंडियनाइज थे। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो मतलब कानपुर में तो उतना ज्यादा मतलब नहीं होगा, रिवोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लोग मेरे को जानते हैं और यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो व्हीलर ने सोचा कि यहाँ पे तो रिवोल्ट नहीं होगा। इन्होंने नाना साहिब से भी पूछा। नाना साहिब ने बोला कि भाई मैं क्यों रिवोल्ट करूंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं रिवोल्ट। ठीक है, तो व्हीलर ने नाना साहिब से पूछा। नाना साहिब ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो रिवोल्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हुआ। व्हीलर ने क्या किया? फिर अपने कुछ बहुत सारे आर्मी के पर्सनल्स को इलाहाबाद भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद या कहीं भेज दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अपनी आर्मी को कहीं भेज दिया। ठीक है, कुछ आर्मी को, कुछ ही पर्सनल्स रह गए, तो उनकी कुछ पर्सनल रह गए, उनकी फैमिली रह गई, ये रह गई। लेकिन फिर उनको भी एक जगह इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनको भी अभी भी पूरा विश्वास नहीं था कि भैया, ऐसा सोचा कि यहाँ के लोग नहीं कहीं और क्या कहीं मार देंगे। तो इन्होंने क्या किया? एक जगह पे इकट्ठे हो गए सारे। ठीक है, तो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो जब ये इकट्ठे हुए तो तभी नाना साहिब ने क्या बोला? अगले दिन नाना साहिब आके बोलते कि भाई मैं भी इसमें इंक्लूड हो गया हूँ। तो क्योंकि ये भी तो क्या, नाना साहिब को भी तो कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, मतलब सब्सिडी क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर वहाँ मतलब इनको भी तो बोले थे नाना साहिब को कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप नेचुरल हायर नहीं हो, आपकी पेंशन रोक देगी। तो नाना साहिब भी इसमें इंक्लूड हो गए। उन्होंने भी इनको धोखा दे दिया कि भाई नहीं भाई, मैं तो तुम्हें मारूंगा, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ सारे। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूल चलेगा। तो ये सारे जितने लोग एक जगह थे, इनको बोला गया कि आपके लिए एक जो बोट है उसको हम वो कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, आप इसमें जाके बैठ के चले जाओ। लेकिन नाना साहिब ने फिर क्या हुआ? जैसे ही बोट में बहुत सारे लोग जा रहे थे, वहीं पे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गोली बारूद जो भी था उनसे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे जब घाट पे जब वो बोट में चढ़ रहे थे, जब उनको मारा था, उसको बोला जाता है सती चूरा घाट मैसाकर। उसको क्या बोला जाता है? सती चूरा घाट मैसाकर। ये भी किससे रिलेटेड है? कानपुर से रिलेटेड है। ठीक है,
नाना साहब के लोगों ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ लोग इसमें से बच गए, कुछ लोग इसमें से बच गए, जो बच गए उनको एक बीबी घर के उसमें रोक दिया गया, बीबी गढ़ में रोक दिया गया। मतलब मान लो कि एक जगह थी, वहां पे इनको रोक दिया गया, सारे लोगों को जो बच गए। फिर नाना साहब ने बोला कि या तो आप यहाँ पे कानपुर से छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम सबको मार देंगे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स तो इन पे अटैक करने लगे, ब्रिटिशर अटैक करने लगे तो इन्होंने सबको मार दिया और उसमें फेंक दिया, किसमें, जो भी थी उसमें फेंक दिया इनको, क्या बोलते हैं, जो भी नदी थी उसमें फेंक दिया उनको मार मार के। तो इसको बोलते हैं बीबीगढ़ का मैसाकर। ठीक है, तो ये किसने, कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। ठीक है, नाना साहिब के सिपाही ने किया था और इंग्लिश ऑक्यूपेंट्स को मारा गया था। ठीक है, तो यही हुआ था। तो बीबीगढ़ मैसाकर और सतीश चूरा घाट मैसाकर ये क्या थे, तो ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में आपको बतानी होगी ये चीज। ठीक है, मेरे को तो नहीं मिली। कंसल्टेटिव कमेटी बोल रहे हैं कि ये ईयरली बेसिस पे बनती है, नहीं, जैसे ही लोकसभा बनती है उसी के साथ कोई कंसल्टेटिव कमेटी उस मिनिस्ट्री के साथ बनाई जाती है, तो ईयरली बेसिस पे तो नहीं बनती है। सेकंड बोले मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी शुड बी लिमिटेड टू 40। देखो याद रखना चाहिए, याद रखो ना इसको, क्या याद रखना, मेरे को नहीं पता ये कितनी है। देखो मैं कहीं देख रही हूँ तो इसका 40 है, कहीं है तो 30 है। ठीक है, यहाँ पे विजन में इसका आंसर दे रखा है कि हाँ भाई मैक्सिमम मेंबरशिप जो है कंसल्टेटिव कमेटी की वो 40 के लिमिटेड है। लेकिन अगर आप वो पढ़ोगे जो भी बुक है इसकी लक्ष्मीकांत, उसमें पढ़ोगे तो आप वहाँ पे 30 दे रखी है। तो मेरे को बताना इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है भाई। मैं तो इसको 30 मानूंगी क्योंकि लक्ष्मीकांत में वही लिख रखा है, 40 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम मेंबरशिप जो इस कंसल्टेटिव कमेटी की है वो बोल रहे कि 40 होनी चाहिए, नहीं 30 होनी चाहिए, वो 30 लिख रखे हैं। थर्ड बोल रहे हैं देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट द कोरम फॉर होल्डिंग मीटिंग। देखो मिनिमम नंबर इसमें 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 30 होने चाहिए। ठीक है, ये है। लेकिन कोरम के लिए कोई मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने मिनिमम मेंबर होने चाहिए तभी कोरम हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें वो नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में गलत हो जाती है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है डी। ठीक है, मैंने बता दिया इसका आंसर मैंने डी क्यों लगाया। भी कंसल्टेटिव कमेटी जब भी लोकसभा बनती है तो हर एक बहुत सारी मिनिस्ट्री बनाई जाती है, बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर उनको कंसल्ट करने के लिए कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है। ईयरली बेसिस पे नहीं, जब लोकसभा बनती है तभी ये बनाई जाती है। अभी इस टाइम पे 40 है, नंबर में कितनी है अभी, टोटल 40 कमेटीज बनी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 40 कमेटी बनी हुई है। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, लोकसभा के टाइम के इक्वल का टाइम होता है, मिनिमम कुछ नहीं होता। मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट, दोनों हाउसेज से मेंबर्स होते हैं। याद रखना कंसल्टेटिव कमेटी में दोनों हाउसेज से मेंबर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे कंसल्ट करने के लिए किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, सबसे पहले कंसल्टेटिव कमेटी को कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है इसको। मतलब कंसल्टेटिव कमेटी को जो इसके अंडर आती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है। ईयर वाइज इनको नहीं बनाती है। ठीक है, अभी 40 है टोटल, अगर बात की जाए टोटल 40 है और मैक्सिमम मेंबरशिप 30 है, मिनिमम 10 है, ध्यान रखना इसको। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में कोई मेरे को ये देखो किसी को आंसर बताना हो वही बताना, बिना बात के कमेंट मत करना कि विजन में तो ये आंसर दे रखा है, वो दे रखा है, मेरे को पता है ये दे रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश रूल के बारे में। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन सी कमेटी बनी, जल्दी बताओ। सबसे पहले बोले जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये कमेटी कब बनती है, जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये कब बनती है, 1823 में बनती है। ये कब बनती है, 1823 में बनती है। काफी इंपॉर्टेंट है, जब 1 लाख रुपए दिए गए थे, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए थे, उस टाइम पे जनरल कमेटी बनती है कि मतलब कहाँ पे इसको खर्च किया जाए, लॉर्ड मैकॉले के अंडर। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का नाम सुना होगा, काफी फेमस कमीशन है हंटर कमीशन। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपने सुना होगा इसका नाम। सेडलर कमेटी कब बनती है, 1917 के आसपास बनती है। 1917 के आसपास बनती है सेडलर कमेटी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी कंडीशन को देखने के लिए। ठीक है, तो और सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी करने के लिए कि भाई मतलब हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए, उसके लिए बनती है। फिर आती है हमारी हंटर कमीशन 1882 में बनता है, रिपन के अंडर बनता है। भाई जो वो पिट्स इंडिया एक्ट जो फॉलो नहीं हो रहा था वो कैसे, उसका क्या किया जाए, तो उसके लिए बैठा था ये। ठीक है, रिपन ने बैठाया था, तो ये पता होना चाहिए। तो हंटर कमीशन, सैडलर कमेटी और जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये कब कब बैठती हैं। बोल रहे हैं कि कौन सी ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग बनी थी, तो तीनों ही बनी थी, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सी। ठीक है, सारी ही उस टाइम पे बनी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। तो सारी उसके टाइम पे बनी थी, तो मैं क्या बता सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा रिवोल्ट था और किस क्या बोलते हैं ऑफिसर ने इसको सप्रेस किया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन से ऑफिसर ने, सबसे पहले है दिल्ली में कौन आए थे, आउटराम लेन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो क्या दिल्ली में आउटराम आए थे, तो बताओ जल्दी, आए थे कि नहीं आए थे।
तो ध्यान रखना, दिल्ली में भाई 3 ही आए थे। कौन आए थे? एक तो हडसन, हडसन लेन का नाम सुना होगा, आउटराम लेन, हडसन, ठीक है। एक थे निकोलसन, एक तो निकोलसन, एक हडसन, एक विलिंगटन, जो भी थे, विलिंग बाई जो थे, विलिंगसन जो भी थे, उनका नाम था, ठीक है, विलिंगसन। तो ये आए थे, तो 3 आए थे, हडसन, निकोलसन, विलिंगसन, जो ये 3 आए थे, ठीक है। तो दिल्ली में ये 3 आए थे, तो ये नहीं थे, आउटराम नहीं आए थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड बोल रहे बनारस में ह्यूज रोज आए थे। ह्यू रोज कहाँ पे आए थे? जल्दी बताओ। ये आए थे झांसी की रानी के पास, ठीक है, झांसी में आए थे, ठीक है, झांसी में आए थे। ह्यूरोज कहाँ पे आए थे? झांसी में आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है कि ये बनारस में आए थे। बनारस में कौन आए थे? काफी इंपॉर्टेंट मतलब ब्रिटिश जनरल थे जो आए थे, कॉलोनल जेम्स नील का नाम सुना होगा, जेम्स नील, जेम्स नील का नाम सुना होगा, वो आए थे बनारस में। फिर आ गया हमारा कानपुर। कानपुर में कौन आए थे? काफी इंपॉर्टेंट है, कानपुर में भी 2 आए थे। एक तो व्हीलर, जो मैंने अभी नाम बताया था, व्हीलर 1857 के बाद चलाई थी, व्हीलर और कैंपबेल, ठीक है, याद रखना, कैंपबेल भी आए थे बाद में। व्हीलर और कैंपबेल 2 आए थे। तो कानपुर में निकोलसन नहीं आए थे। निकोलसन कहाँ पे आए थे? दिल्ली में, अभी बताया। तो कानपुर में कौन आए थे? व्हीलर और कैंपबेल आए थे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो करेक्टली मैच बताना। तो नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी तो रॉन्ग ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्यों है। कानपुर में कौन आए? कानपुर में आए व्हीलर और कैंपबेल। बनारस में कौन आए? नील आए। दिल्ली में कौन आए? हडसन, निकोलसन, विलिंगटन, ठीक है। और झांसी में कौन है? ह्यूज रोज आए। इसके अलावा एक जगह रह गई, लखनऊ। लखनऊ में 5 आए थे। लखनऊ में कहाँ आए थे? बेगम हजरत महल थी, वहां पे 5 आए थे, 4-5 आए थे, ठीक है, 4-5 आए थे। जैसे कि आउटराम का नाम सुना है, आउटराम, ये यहीं के थे, यहीं पे आए थे, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। इसके अलावा भी आए थे, जैसे कि लॉरेंस का नाम सुना होगा आपने, लॉरेंस का नाम सुना होगा, कैंपबेल का नाम सुना होगा, यहाँ पे भी आए थे कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल, लॉरेंस, आउटराम, ये यहाँ पे आए थे। हैवलॉक का नाम सुना होगा, हैवलॉक, हैवलॉक का नाम सुना होगा, ये भी यहाँ पे आए थे। और एल्गिन का नाम सुना होगा, एल्गिन, ठीक है, ये भी यहाँ पे आए थे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। भाई ये एल्गिन या इंग्लिश कुछ ऐसा नाम है, इंग्लिश, इंग्लिश नाम है शायद इनका, एल्गिन इंग्लिश, मेरे ख्याल से इंग्लिश नाम है, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश, हैवलॉक, कैंपबेल, लॉरेंस, आउटराम, ये सारे कहाँ पे आए थे? लखनऊ में आए थे। तो मैंने बता दिया कौन कहाँ कहाँ पे आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ट्रांस लूनर इंजेक्शन के बारे में। बोले इट इज यूज टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट टू प्लेस इट ऑन अ ट्रैक बियॉन्ड द मून। मून के बियॉन्ड रखने के लिए लिए यूज होता है ट्रांस लूनर इंजेक्शन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मून के बियॉन्ड रखने के ये काम होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कि इट इज परफॉर्म्ड व्हेन स्पेसक्राफ्ट इज क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ। जब स्पेसक्राफ्ट क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ से, उस टाइम पे इसको रखा जाता है, बिल्कुल जब पेरिजी पे होता है तभी रखा जाता है। थर्ड बोले इट टेक्स प्लेस बिफोर द स्पेसक्राफ्ट एंटर द लूनर ऑर्बिट। बोले कि ये कब होता है? जब जो स्पेसक्राफ्ट है वो किसी मतलब उसके अंदर वो हो जाता है, ठीक है, जब स्पेसक्राफ्ट लूनर बोला कि उससे पहले ही किया जाता है, जब स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट के अंडर प्लेस होता है उससे पहले ही ये मतलब ट्रांस लूनर इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद दिया जाता है। इट हैपन्स लेटर, इट हैपन्स लेटर वंस द स्पेसक्राफ्ट एंटर द लूनर ऑर्बिट। तो ये बाद में किया जाता है, बिफोर नहीं, बाद में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। ये इसरो के बारे में, इसरो ने अभी सक्सेसफुल कंडक्ट किया ट्रांस लूनर इंजेक्शन चंद्रयान 3 का, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है, चंद्रयान 3 का ये न्यूज में था, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको टोटल 50 क्वेश्चन हो गए होंगे कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। और इसके अलावा नई सीरीज चल रही है, वो मैंने बता दिया था, ऐप पे चल रही है, वो ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।